कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो आपके सिस्टम जो लैब सिस्टम है ना उसमें अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको देख लो, रिकॉर्डिंग में देख लेना, तो अपडेटेड सिस्टम से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो मैं थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या थर्ड पार्टी टूल्स को नहीं बता रहा हूँ, जो इनबिल्ट ट्रस्टेड टूल्स है माइक्रोसॉफ्ट का उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, जो कंपनीज यूज करती है। क्योंकि एआई टूल्स को देखा होगा आज के हर दिन एक नया एआई टूल आ रहा है जिसके अपने पैरामीटर्स हैं इसको यूज करने के, है ना। सो फर्स्ट वी डिस्कस्ड एआई फीचर्स इन एक्सेल। ठीक है, सो एआई का कॉन्सेप्ट अभी आप 4-5 ईयर से काफ़ी पॉपुलर हो रहा है एआई का कॉन्सेप्ट, बट पहले भी एक्सेल के पास एआई फीचर्स थे। सो इन एक्सेल विल कवर फ्लैश फिल। फ्लैश फिल फीचर जो है ना, एआई क्या है, आप भी यूज करते हो एआई, क्या है एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? वो तो रिपीटेटिव टास्क हो, वो तो रिपीट करने वाले टास्क को आपको कर रहे हैं। क्या है एआई, है क्या? जैसे जल्दी काम करना, वो तो ऑटोमेशन होगा। एआई यूज करते हो ना, तो कैसे डिफाइन करें? एक सिंगल लाइन में अगर आपको डिफाइन करना हो, सबसे छोटा आंसर एआई है टेक्नोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स ह्यूमन लर्निंग। यस, जो आपसे लर्न करता है, जो आपसे लर्न करके आपके पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है एंड उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट करता है, ठीक है। अगर उसने आपको आउटपुट दिया है, आपसे लर्न करके कुछ दिया है आउटपुट, तो आप उसको क्रेडिट करोगे कि नहीं अगली बार ये चीज़ नहीं मत करो, इसको और ठीक करो। दैट्स वाई कि एआई मॉडल्स अब डे बाय डे ठीक हो रहे हैं। लाइक चैट जीपीटी में भी आप देख रहे होंगे नए इंजन्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अभी अगर बर्थडे कार्ड अगर आप प्रॉम्प्ट करोगे डिजाइन करने के लिए, वो तो देखोगे स्पेलिंग मिस्टेक कर देता है, ठीक है, उसको ठीक कर रहा है। सो द फर्स्ट टूल अंडर एआई इज फ्लैश फिल। ये फ्लैश फिल आया था एक्सेल 2013 में, ठीक है, एक्सेल 13 में। एंड एआई का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि आज का है, मैंने जब 20 ईयर्स पहले अपना ग्रेजुएशन किया था ना, उससे भी एआई मेरे टॉपिक में तो जो हमें समझ में नहीं आता इसका यूज क्या है प्रैक्टिकल, बट थ्योरी थी, ठीक है। सो फ्लैश फिल क्या है? जो आपके पैटर्न को रीड करता है एंड विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला एंड फंक्शन इट विल गिव यू आउटपुट, ठीक है। द सेकेंड इज एनालाइज डेटा। ये भी आया है आपका ऑफिस 365 में, एनालाइज डेटा, जिसमें आप डेटा को आप सिंपली मेंशन करते हो इस टूल में कि एनालाइज इट एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस। जो पिवट टेबल में आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे ना, सो वो आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट करके कर सकते हो, ठीक है, इनबिल्ट। थर्ड इज डेटा टाइप। डेटा टाइप जो है ये थर्ड पार्टी टूल है, एक्सेल के अंदर बंडल्ड है, ऑफिस 365 ओनली। ये करता क्या है ना कि आपके जो डेटा लाइक कंट्री डेटा, स्टॉक डेटा, ठीक है, सो आप उसको बताते हो दिस इज द कंट्री डेटा या लोकेशन डेटा, तो आप उससे पूछते हो इसका जीडीपी क्या है। तो किसी भी कंट्री का जीडीपी, किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन निकालने के लिए आप क्या करते हो? विकिपीडिया या फिर इंटरनेट पे सर्च करते हो, है ना। ये आपके लिए एक्सेल के अंदर ही लाइव कर सकता है उसको, ठीक है। करेंसी भी कन्वर्ट करोगे तो करेंसी में भी आपको कन्वर्जन रेट दिखाएगा लाइव। एंड फोर्थ कोपायलट, तो आप लोग जिसमें भी लैपटॉप यूज करते हो कोपायलट इनबिल्ट होता है, मैं उसमें भी दिखाऊंगा किस तरह से आप उसमें जनरेट करते हो। बट एआई का एक सबसे जो मिसिंग पार्ट है कि एआई ना काफी अच्छा काम करता है क्लीन डेटा पे, ठीक है, क्लीन डेटा पे। तो अगर आप एआई यूज कर रहे हो, क्लीन डेटा है, तो कोई भी यूज कर सकता है, आप यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकता है। बट प्रॉब्लम क्या आती है, जो मैं भी फेस करता हूँ अपने प्रोफेशनल कैरियर में, कि डेटा क्लीन नहीं होता है। डेटा क्लीन नहीं होता है, बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, आपको डेटा को क्लीन करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, फिल्टर्स करना पड़ता है। एंड अगर सेम गलतियां बार बार आ रही है ना, तो उसको ऑटोमेट भी करना पड़ता है। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एआई, उसको ऑटोमेट भी करना होता है कि ये गलतियां बार बार नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक गूगल फॉर्म डिजाइन किया है, आपने आज की सब लोग गूगल फॉर्म भरो, क्या क्या गलतियां हो सकती है उसमें? अगर एक पर्सनल इंफॉर्मेशन की फाइल है जिसमें आप उससे पूछ रहे हो नेम, कोर्स नेम, सेटिस्फैक्शन लेवल, मोबाइल नंबर, लोकेशन पूछ रहे हो, तो उसमें क्या क्या गलतियां हो सकती है जो डॉलर आपके पास आएगा? मोबाइल नंबर, ठीक है, और क्या हो सकता है?
डेटा कैप्चर अगर कर रहा है सिस्टम, सो यूजर इनपुट में गलत हो सकता है, मोबाइल नंबर गलत हो सकता है। नेम में क्या गलती कर सकते हो, नेम में आपने बोला अपर केस में करने के लिए, टाइप करने के लिए, उसने क्या किया है लोअर केस में। और क्या होता है, यूज कैपिटल लेटर्स ओनली होता है ना फॉर्म में। और क्या गलती हो सकती है, जेंडर में क्या गलती हो सकती है, कैसे गड़बड़ करेगा, मुझे पता होगा ना, मेल करना है फीमेल करना है, उसमें क्या हो सकता है। मेल फीमेल कैसे लिखते हो, या तो आप एम और एफ लिखते हो, है ना, मेल फीमेल करते हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है ना। तो आप देख सकते हो पॉसिबल कितने सारे मिस्टेक्स हो सकते हैं कि एम और एल कोड तो नहीं लिख दिया, मेल एंड फीमेल तो नहीं लिख दिया है, मेल फीमेल अपर केस में लोअर केस में तो नहीं लिखे हुए, मेल में एम ए एल सिर्फ लिख करके लास्ट कैरेक्टर तो नहीं छोड़ दिया। सो बहुत सारे एक डेटा स्ट्रीम बनाओगे, क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। सो आप करते क्या हो कि जब एक्सेल को आप डेटा देते हो ना, एक्सेल को जब डेटा देते हो ना, तो वहाँ बीच में आता है एक टूल है दैट इज कॉल्ड ETL टूल, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड टूल। उस टूल के अंदर ना जब डेटा सोर्स डेटा को आप मेंशन करते हो ना, एंड उसमें बता देते हो कि क्या क्या गलतियां हो सकती है, इसको पहले से करेक्ट कर लो, ठीक है। सो इनपुट डेटा में जैसे भी गलतियां होगी आपको आउटपुट क्लीन मिलेगा, ठीक है। सो वहाँ पर लॉजिक डेवलप करना होता है। सो फर्स्ट डिस्कस अबाउट फ्लैश फिल। व्हाट इज द फ्लैश फिल? फ्लैश फिल ना आपके पैटर्न को सेंस करता है। लाइक अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं विदाउट यूजिंग एनी AI टूल, ह्यूमन इंटेलिजेंस से पूछो, अगर मैं टाइप कर रहा हूँ LAXMI 611, अब बताओ इसमें क्या पैटर्न दिखा आपको, इसमें पैटर्न क्या दिखा आपको? अंडरस्कोर के पहले वाला नेम के में आ गया, और कोई पैटर्न अपर केस में, ठीक है, अपर केस में 2 पैटर्न दिखा। सो अगर ये पैटर्न आप सेंस कर रहे हो तो ये आपका फ्लैश फिल भी सेंस कर रहा है। यू ओनली हैव टू प्रेस कंट्रोल E, पैटर्न आ गया आपका, सेम एज। एंड अगर शॉर्टकट भूल जाओ कि कंट्रोल E शॉर्टकट मुझे याद नहीं है ना, सो यू कैन ऑल्सो ड्रैग इट टू डाउन। इसको ड्रैग करोगे ना, यहाँ पर फिल हैंडलर में देखना, फिल हैंडलर में कुछ आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है आप लोगों के पास फिल हैंडलर में, जो ड्रैग कर रहे हो तो फ्लैश फिल। आ गया, ठीक है। सो आपके पैटर्न को इसने सेंस किया एंड इसने कॉनकैटेन मर्ज कर दिया है। अदरवाइज आपको क्या कौन से फंक्शन लगाने पड़ते हैं बताओ? आपको लगाने पड़ते हैं कि आप अंडरस्कोर को सेंस करते हैं, इसके पहले वाले कैरेक्टर्स को निकालो, देन उसको अपर केस में कन्वर्ट करो, है ना, यही करना पड़ता है। और एक फंक्शन जो आपका डायनेमिक फंक्शन है, मैं आपको कवर करूंगा बाद में, टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर, है ना, टेक्स्ट बिफोर। And this is not only to split data, it can be used to concatenate 2 or more columns, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे पैटर्न देना है F_L नेम, जिसमें फर्स्ट नेम का इनिशियल आपका अपर केस में होगा, सो AHMAD_KHAN खान, ठीक है, ये कर दिया, एक पैटर्न दे दिया। देन यू प्रेस कंट्रोल E और फिल हैंडलर एंड सिलेक्ट फ्लैश फिल। आ रहा है, ठीक है। नाउ कम्स टू डेफिनेशन। ये करता क्या है कि आपके पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है ना, एंड कॉन्कैटेनेट एंड स्प्लिट दोनों में यूज होता है। एंड रेड कलर से मैंने कुछ मार्क भी किया है, ठीक है। फ्लैश फिल काफ़ी अच्छा टूल है, बट मैंने क्या बताया आपको कि AI टूल आपका क्लीन डेटा में काम करता है, ऑलवेज क्लीन डेटा, ठीक है।
So flash fill seems to work reliable if the data is consistent. तो data consistent ही है ना, ये एक जैसा data है, but it's still a good idea to examine the results carefully. So professionally हम लोग flash fill कम यूज करते हैं, तो हमें पता नहीं होता है कि डेटा कैसा होगा, ठीक है. बट अगर डेटा क्लीन डेटा में मुझे मिला है, देन वी कैन यूज फ्लैश फिल, ठीक है. नाउ आप इस वाले पैटर्न को देखोगे सही आ रहा है रिजल्ट के नहीं, लास्ट वाले पे करके देखना, एक एग्जांपल देना एंड प्रेस कंट्रोल ई, देखना पैटर्न सही आ रहा है. पैटर्न दे दिया ना, कंट्रोल ई. और अगर आप भूल जाओ ना 611 पैटर्न अगर सेंस कर लिया इसने, तो आप इसको ड्रैग करोगे, ठीक है. आ गया, इसको ड्रैग करोगे नीचे, सही आ रहा है. क्या मिस्टेक से बताओ, लोअर केस एंड अपर केस, क्यों ऐसा है, क्यों आया, व्हाट इज द रीजन? डेटा कंसिस्टेंट नहीं है, आपका डाटा कंसिस्टेंट नहीं है, डेटा कंसिस्टेंट नहीं है. सो ऐसा नहीं है कि एग्जांपल आपको सिंगल देना है. अगर मैं आपसे नंबर पूछूं 1, नेक्स्ट नंबर आप क्या गेस करोगे? 2, मैं बोलूंगा नेक्स्ट नंबर इज 3, फिर क्या गेस करोगे? 4 क्यों करेंगे? 1 के बाद 3 है, 3 के बाद क्या गेस करेंगे? 5, ठीक है. 5 के बाद 7 के बाद मैं 9 को स्किप करके सीधे 11 दे दूं, तो फिर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? एक पैटर्न देख लिया ना आपने कि 1 है, किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, 7 किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, बट 9 डिवाइड हो रहा है, 9 मैंने स्किप कर दिया. सो आपको 13 गेस करने के लिए आपको कितने सारे एग्जांपल्स देने पड़े? 13 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 17. सो आपको मल्टीपल एग्जांपल्स भी दे सकते हैं उसमें, ठीक है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सिंगल एग्जांपल दो. सो यहाँ पर आपको लगे कि डेटा कंसिस्टेंट नहीं है, तो यू कैन प्रोवाइड मोर एंड मोर एग्जांपल्स लाइक A_Khan, एक दिया मैंने, ठीक है, कंट्रोल ई. अब आपको लग रहा है कि ये गलत आया है ना, नेक्स्ट वाला. अब इसको करेक्ट कर लो, यहाँ पे ना इसको करेक्ट कर लो, A_Sharma, ठीक है. ये देखो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा. और कोई गलती लग रही है, जहाँ पे गलती लग रहा है ना, आपको करेक्ट करोगे ना, ऑटोमेटिक वो पैटर्न को सेंस कर लेगा. समझ में आएगा आपको? ठीक हो गया ना? So you can provide more and more examples. So मैंने maximum 5 examples तक को टेस्ट किया है, ठीक है. उसके बाद जब मुझे लगा डेटा कंसिस्टेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है ना, उसको फॉर्मूले से कर लिया. फॉर्मूले में कैसा पंगा ही नहीं है, फॉर्मूला में आपका अपना इनबिल्ट लॉजिक आप यूज़ नहीं कर रहे, आप अपना लॉजिक बिल्ड कर रहे हो ना, सो वो ज़्यादा अच्छा होता है फॉर्मूला, ठीक है. सो ये 12 ईयर्स या 13 ईयर्स पुराना टूल है आपका जो यूज़ हो रहा है. सेकेंड, एनालाइज डेटा. एनालाइज डेटा कब आया? एनालाइज डेटा है आपका एक्सेल 19 में इसने किया एनालाइज डेटा. पहले इसका नाम था ना आइडियाज करके था, ठीक है ना. आइडियाज को उन्होंने रिनेम करके एनालाइज किया. सो एनालाइज डेटा ये देख लो, हो सकता है आपके सिस्टम पे ना हो. सो एनालाइज डेटा में ना आपको ना डेटा टैब में देखो कहीं पे एनालाइज आ रहा है, एनालाइज डेटा देखो होम टैब में आ रहा है एनालाइज डेटा. सो डेटा क्या आप देखो डेटा में क्या क्या आपका है, सेगमेंट, कंट्री, प्रोडक्ट, डिस्काउंट बैंड, यूनिट सोल्ड, है ना. आपको देखना है कंट्री वाइज यूनिट सोल्ड, तो आप पिवट टेबल लगाओगे या समिट फंक्शन लगाओगे. सो यूजिंग दिस एनालाइज डेटा, ठीक है, आपके डेटा को एनालाइज कर रहा है इनबिल्ट फंक्शन, उसका फीचर जो है. यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, लाइक आपसे पूछना है आपको कि यूनिट्स सोल्ड बाय सेगमेंट, ठीक है. ये लो यूनिट सोल्ड बाय सेगमेंट. यस, मैंने पहले बताया ना कि ये फीचर्स नहीं है, आप देख लो इसको.
MNCs में यूज हो रहा है। ठीक, सो ऑफिस 365 में अब देखो ये कौन सा चार्ट है, कॉलम में बार चार्ट, मुझे पाई में चाहिए, सो आई कैन टाइप हियर इन पाई चार्ट। ठीक है, बट ये टूल जो है ना आपको डिफॉल्ट जो आपका लेआउट है उसमें देगा। ठीक है, जब मैं आपको ग्राफ बना सेशन कराऊंगा ना कि ग्राफ को कैसे कस्टमाइज करते हैं वो हमें सीखना होगा। ये आपको एक आइडिया दे देगा, इस तरह से विजुलाइज कर दो। अब उसमें लेवल ऐड करना है, कलर चेंज करना है, वो आप मैनुअली कर सकते हो, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ये। ठीक है, एंड ठीक है, एंड जब आप डेटा को एनालाइज पर करोगे ना तो कुछ आपको ना यहाँ पर देखो कुछ इनसाइट्स ना आपको खुद से भी देगा, ये खुद से भी कुछ इनसाइट्स दे रहे हैं आपको। ठीक है, कुछ डेटा का इनसाइट खुद से भी देगा। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग पावर बीआई में भी कवर करेंगे। ठीक, इट इज नॉट नेसेसरी कि हम लोग बिल्कुल कैसे आज की डेट में कोई भी रिपोर्ट्स बनाए, डैशबोर्ड बनाए, जो टेम्पलेट प्रोवाइड कर सकता है एक्सेल, है ना, उसको हम यूज करें, देन वी कैन कस्टमाइज इट। ऐसा ना लगे कि आप जो कंपनी में काम कर रहे हो सेम रिपोर्ट्स को आपको कल भी बनाए, तो आप उसमें कुछ यूनिक करने के लिए चेंजेस भी करोगे, है ना। सो दिस इज कॉल्ड एनालाइज डेटा। नाउ कम्स टू डेटा टाइप। ये भी आपका ऑफिस 365 में है एंड काफ़ी यूजफुल है ये टूल। सो पहले इसमें डेटा टाइप काफ़ी ज़्यादा डेटा टाइप्स थे, अब इन्होंने कम करके ना, पहले अराउंड 9 to 10 डेटा टाइप्स थे, अब इन्होंने लिमिटेड 3 पर कर दिया है। 3 डेटा टाइप कौन कौन से हैं इसमें? इसमें है करेंसी, स्टॉक, ज्योग्राफी। ठीक है, सो next ठीक है, सो ये मैंने एक टेबल दिया, करेंसी नेम, ISO कोड। ठीक है ना, ISO कोड दे दिया मैंने कॉमन ISO कोड है, लाइक इंडिया का INR है ना, USD, EUR, जो इंटरनेशनल कोड्स हैं। सो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया टेबल में कन्वर्ट कर दिया, इंसर्ट टेबल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, टेबल में कन्वर्ट कर दिया। नाउ मैं इस डेटा टाइप को डेटा में गया एंड इसमें कर दिया मैंने करेंसी। ठीक है, करेंसी आ गया, एंड जहाँ पर भी आपको डिफरेंस आएगा ना, ये आपको सजेस्ट भी कर देगा यहाँ पे कि आपका करेंसी साइन में अगर कोई डिफरेंस आएगा तो। ठीक है, एंड यहाँ पर भी मैंने इसको, अब यहाँ पर ना आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। 52 वीक्स हाई कब था, चेंज कितने हुए, कंट्री रीजन, करेंसी हाई, ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, इसको आप लोग गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, आपको एक जगह, आपको इंटरनेट पर कुछ भी नहीं करना है। सो अगर मुझे देखना है कि, एक सेकंड, सब जहाँ पर भी डिफरेंस आएगा ना आपसे पूछ भी लेगा ये यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे देखना है फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इसका मुझे देखना है 52 वीक्स का हाई क्या था, ये लो। सो जो सेंस किया है इसने ना, उसका 52 वीक्स का हाई दे दिया। ये फील्ड का ऑप्शन इसलिए आ रहा है कि आपसे पूछ रहा है इंडियन रुपीज़ में कि ये सेंस नहीं किया, आप इसको देख सकते हो। सो इसमें अभी भी कुछ चीज़ें और भी चेंज हो रही है, इम्प्रूव हो रही है डे बाई डे। ठीक है, सो अगर मैं इसको भी करेंसी में कर देता हूँ, INR। ठीक है, सो ये डेटा टाइप भी आपका यूज़ हो रहा है, बट अभी रिसेंटली इसमें बहुत सारे चेंजेस आने हैं, बट यूट्यूब चैनल्स वगैरह में लोग इसको कवर कर रहे हैं, बट कंपनीज यूज़ नहीं कर रही है अभी, कंपनीज पर ट्रस्ट नहीं कर रही क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। ठीक है, एंड ये आया था 1920 में, बट पॉपुलर नहीं हुआ, बट
इन कमिंग ईयर जो आपका ऑफिस 365 का न्यू वर्जन है ना, एक्सपेक्टेड कि ये सारे फीचर्स अपडेट हो जाएंगे अब, ठीक है। अब आया कंपनी नेम के अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं ना, कंपनी नेम के अकॉर्डिंग अगर हम इसको स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। टाटा कंसल्टेंसी देखो इसका अब हम देखते हैं 52 वीक्स का हाई, देखो सबका आ गया, ठीक। अगर मैं इसी में देखता हूँ डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन आ गया। एंड इसी का अगर मैं देखता हूँ कि इसका एम्प्लॉइज़ कितने हैं इसके पास, ये एम्प्लॉइज़ टोटल हैं 613, ठीक है। सारे डेटा आपको, अब मैं जूम करके दिखा देता हूँ, पीछे नहीं दिख रहा है तो, ठीक है, मैं फिर से करके दिखाता हूँ। अब मुझे देखना रिलायंस इंडस्ट्रीज में कितने एम्प्लॉइज़ हैं, ठीक है, ये लो 403,303 रजिस्टर्ड एम्प्लॉइज़ हैं जो लिस्टेड है शेयर मार्केट में, ठीक है। एंड मुझे देखना है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, अगर मुझे देखना है यहाँ पे कि डेटा कार्ड देखना है ना, तो डेटा कार्ड भी देख सकते हो आप, देखो यहाँ पर ना डेटा कार्ड आ गया आपके पास, आ गया डेटा कार्ड, ये डेटा कार्ड है, ठीक है। इट्स ए गेम चेंजर टूल जो कमिंग ईयर्स में काफ़ी पॉपुलर होगा। अगर आपको पहले से कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में कौन सा है, एक डेटा टाइप और है इसमें, लोकेशन ही है ना। सो लोकेशन वाला काफ़ी एक्यूरेट है, ठीक है, ये काफ़ी मैं भी यूज करता हूँ, ये भी बाकी दोनों से ज़्यादा अच्छा लोकेशन। सो न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली के बाद मैं करता हूँ इसमें पुणे, ठीक है। अब मैं इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने, इसको डेटा टाइप कौन सा कर दिया इसमें, ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी कर दिया। अब आपको न्यू दिल्ली का क्या चाहिए, न्यू दिल्ली का पॉपुलेशन चाहिए। सो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करो, ये आ गया न्यू दिल्ली का 249,998, ठीक है। सिर्फ न्यू दिल्ली का दिया इसने, न्यू दिल्ली का। अगर दिल्ली करूँ ना, अगर मैं तो दिल्ली कर देता हूँ, ठीक है, दिल्ली कर दिया। अब ठीक आ रहा है 1 करोड़, ठीक है। उसने न्यू दिल्ली का सिर्फ किया, तो दिल्ली का कर दिया तो पूरा आ गया। पुणे का ठीक आ रहा ना, पुणे का 5945,000, और भी किसी का कर सकते हो। इंडिया का कर देते हैं, इंडिया का तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये लो इंडिया वाले में, ठीक है, 141 करोड़, ठीक है। मैं इसको जूम कर देता हूँ। एंड अगर आपको इसका और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, फॉर एग्जांपल मुझे इसमें एरिया चाहिए, ये एरिया आ गया, ठीक है। अगर मुझे चाहिए इसमें बर्थ डेट, ये बर्थ डेट आ गया। नॉट ओनली इंडिया, आप इसमें कुछ भी चेंज करोगे ना, फॉर एग्जांपल मुझे पुणे का भी चाहिए ना, सो आप पुणे में भी कर सकते हो, ठीक है। एंड डेटा एक्यूरेट है, जो आपके इंटरनेशनल डेटाबेस में जो एंट्रीज है ना, वो एंट्री जाएगी इसमें, ठीक है। सो बाकी दोनों से कंपेयर करो तो ज्योग्राफी वाला ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। एंड इसके लिए आपको थर्ड पार्टी पे भी डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, ट्रस्टेड है। ना अदर टूल्स का मैंने ब्लैंक रखा, अदर टूल्स का ब्लैंक इसलिए रखा है कि आप कोई भी एआई टूल यूज करते हो, कभी किया है आपने एक्सेल में एआई टूल, नहीं किया। सो अगर मैं सिंपल करता हूँ, ठीक है। अब मैं सिंपल जो गूगल माइक्रोसॉफ्ट का है वो पैलेट मैंने यूज किया। अब मैं इसमें कोई भी अगर फाइल अपलोड करूँ ना, फाइल अपलोड करता हूँ, ऐड इमेज और फाइल्स, ठीक है। सो ऐड इमेज एंड फाइल्स में मैंने टेबल 4 ये सैंपल डेटा कर दिया मैंने, ठीक है। ये सैंपल डेटा एंटर कर दिया। मैंने इसमें लिख दिया सो ठीक है, सो इनसाइट्स। सो आप कोई भी टेबल डेटा यूज करके ना आप इसमें ये कर सकते हो, ठीक है। दिस इज नॉट न्यू फॉर यू, ठीक है। सो आप इसमें सब चीज़ कर सकते हो। बट ये क्या करेगा,
कि आपका जो क्लीन डेटा पे जो आउटपुट हो सकते हैं सिंगल पैरामीटर्स पे सिर्फ वो करेगा, ठीक है। सो इट्स बेटर कि हम इसको मैनुअली करें एंड एक और भी वहाँ से ले लें। बट कुछ प्रोफेशनल टूल्स हैं जो आपको डैशबोर्ड बना के दे रहे हैं आज की डेट में, पीपीटी बना के दे रहे हैं, पूरी वेब पेज बना के दे रहे हैं, है ना। तो इसमें हमें हमारे सीखने के लिए कुछ नहीं है, हमें सिर्फ यूज करना सीखना चाहिए, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेल ऑटोमेशन टूल्स। अब तो एआई हो गया, एआई हमें यूज करना है, एआई हमें बनाना नहीं है, ठीक है। बट ऑटोमेशन हमें करना है, हमें सीखना ऑटोमेट करते हैं कैसे रिपोर्ट्स को। सो इन ऑटोमेशन हम लोग 4 चीजें सीखेंगे इसमें। फर्स्ट इज वीबीए, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, सुना ना आपको भी वीबीए का, सुना। द सेकेंड इज मैक्रो रिकॉर्डर, ठीक है। थर्ड इज डायनेमिक एरेज एंड स्पेल फंक्शन, ये भी आपका ऑफिस 365 एंड आपके पास भी होगा, देखना एक बार। यूनिक फंक्शन आ रहा है, ये पे टाइप करना यूनिक, यूनिक आ रहा है, ठीक है। सो आपका ऑफिस में आ जाएगा, ठीक है। सो डायनेमिक एरे एंड स्पेल फंक्शन एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे पावर क्वेरी डिटेल्स में। पावर क्वेरी एक डेडिकेटेड टूल है आपका जो आपका पावर बीआई और एक्सेल दोनों के ऑटोमेशन में यूज होता है, ठीक है। सो विजुअल बेसिक पर अगर डिस्कस करें, विजुअल बेसिक क्या है? विजुअल बेसिक काफ़ी पुराना लैंग्वेज है, 90s के अराउंड में विजुअल बेसिक आया था एंड 2008-9 तक ये धीरे धीरे यूज होना कम हो गया। पहले एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था लाइक पाइथन, जिसमें आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते थे, कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते थे, चाहे होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, बिलिंग सॉफ्टवेयर, विजुअल बेसिक, विंडोज बेस्ड ओनली विंडोज बेस्ड, नॉट वेब बेस्ड। आज के डेट में कोई भी डेवलपर चाहेगा कि सिर्फ एक ही सिस्टम पे काम करे सॉफ्टवेयर, तो चाहेगा कि क्लाउड पे कर दे, कोई भी यूज कर सकते क्लाउड पे, वेब बेस्ड कर सकता है। सो ये काफ़ी पॉपुलर था, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था इसको एंड जो आपका एक्सेल एंड वर्ड पावर पॉइंट है ना, इसके फीचर्स भी वीबीए में लिखे हुए हैं। सो ये लैंग्वेज आपका यूज़ नहीं होता है, बट एक्सेल के अंदर वर्ड के अंदर ऑटोमेशन में काफ़ी यूज़ है, ठीक है। मैंने अपने मास्टर्स की डिग्री भी वीबीए में ही दी थी प्रोजेक्ट में, ठीक है। लेकिन वो नॉलेज मेरे किसी काम का नहीं है एस्टेट में, बट एक्सेल के अंदर कोई भी टूल डेवलप करना है ना, तो आपको वीबीए का हेल्प लगेगा। एंड मैं आपको पूरा लैंग्वेज नहीं सिखा सकता हूँ, बट आपको ये बता सकता हूँ एआई का टूल यूज करके आप इसका यूज कैसे करोगे, कहाँ कॉपी पेस्ट करना है, कैसे आप इसको रीड करोगे, ठीक है। सो दैट मोर एंड मोर चीज़ें आप सीख करके एआई का यूज करो। सेकेंड इज मैक्रो रिकॉर्डर। अब जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड के नहीं है, ठीक है, तो उनको स्टार्टिंग से सिखाना पड़ेगा लैंग्वेज। सो उसने दिया है मैक्रो रिकॉर्डर। मैक्रो रिकॉर्डर क्या है कि आप स्टेप्स को रिकॉर्ड कर लो, स्टेप्स को रिकॉर्ड कर लो, जो स्टेप्स को उस पैटर्न को रिकॉर्ड करेगा एंड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जब भी आप रन करोगे ना, तो वो आप सारे स्टेप्स रन कर जाएंगे। लाइक आपके पास कोई रिपोर्ट्स आती है डेली बेसिस पे, आपको करना क्या होता है, रॉ डेटा आता है, प्लेन बिल्कुल एक टेबल आता है जिसमें आपके पास मल्टीपल कॉलम्स होता है। आपको क्या करना होता है, उसमें सिर्फ 3 कॉलम्स रखने होते हैं, फॉन्ट चेंज करना होता है, ठीक है। उसके हेडर्स में थोड़ा फॉर्मेटिंग करना पड़ता है, करेंसी ऐड करना पड़ता है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो आप चाहोगे कि डेली में सेम स्टेप्स करूं, तो आप क्या करोगे, वन टाइम आप रिकॉर्ड करके बता दोगे कि ये सारे स्टेप्स रन करने हैं। सेकंड टाइम रिपोर्ट्स आएगी, सिंगल क्लिक में रन कर जाएगा, ठीक है। डायनेमिक एरे एंड स्पेल फंक्शन क्या है आपका? अभी तक हम लोगों ने जो भी फंक्शंस देखा था ना, वो सिंगल सेल पे काम करता था, दिन उसको ड्रैग करते थे आप। ऐसा कोई फंक्शंस है जो मल्टीपल सेल्स पे आपने लगाया है? फ्रीक्वेंसी फंक्शन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी फंक्शन में भी क्या करना पड़ता था आपको, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, आपको पहले बताना पड़ता था एरिया। एंड आप लोग जब यूज कर रहे थे, मैं देख रहा था एक कॉमन मिस्टेक्स कि आप सिलेक्शन गलत दे रहे थे वहाँ पे, कैसे सेलेक्ट करें, कितना एरिया होगा आउटपुट का, ठीक है। बट अगर आपको कोई डेटा है, आपको यूनिक एंट्रीज चाहिए, 20 डेटा है, यूनिक एंट्रीज चाहिए, यूनिक एंट्रीज कितनी होगी 20 में? हाँ 20 डेटा है, उसमें यूनिक चाहिए, इसमें डुप्लीकेट्स भी हैं, मैक्सिमम 20 हो सकती है ना, बट हो सकता है कि सारे डेटा डुप्लीकेट, सिंगल भी हो सकती है, 5 भी हो सकता है, आपको नहीं पता कि आउटपुट का साइज कितना होगा। डायनेमिक एरे फंक्शन ऑटोमेटिक अपना साइज डिसाइड कर लेता है, बट अगर उसके पाथ में, अगर उसके साइज के बीच में कोई अगर टेक्स्ट पहले से वैल्यू है ना दिया हुआ, तो आपको एरर देगा। कौन सा एरर देगा? स्पिल एरर, ठीक है, स्पिल एरर। इसलिए इसको बोलते हैं डायनेमिक एरे एंड स्पिल फंक्शन, कि अगर आपको आउटपुट चाहिए 10 आउटपुट आ रहा है, बस 10 आउटपुट के लिए 10 सेल चाहिए एंड 8 सेल पे कुछ डेटा पहले से एंटर्ड है, तो क्या करेगा, आपको स्पिल एरर दे देगा।
ठीक है। एंड पावर क्वेरी को डिटेल्स में हम लोग लाइव देखेंगे अभी। सो VBA एंड मैक्रोज, VBA एंड मैक्रोज, इसको स्टार्ट करते हैं। फाइल ओपन होगा, कहीं क्लिक मत करना, ऊपर देखो इनेबल कंटेंट आ रहा है सबके पास, ऊपर इनेबल कंटेंट पे क्लिक कर लेना पहले। आ रहा है ना इनेबल कंटेंट आ रहा है ना, इसको क्लिक जरूर कर लेना। सबका आ रहा नहीं है इनेबल कंटेंट, देखो इसको क्लिक कर लेना। इसका मतलब ये होता है ना कि आपका जो एक्सेल फाइल है, इसका एक्सटेंशन क्या है इस फाइल का, चेक करो जो फाइल आपने, हाँ देखो एक्सटेंशन क्या है इस फाइल का, जो फाइल आपने ओपन किया उसका फाइल एक्सटेंशन क्या है, हाँ XLS M है ना, लास्ट में M है। M का मतलब होता है मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक, मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक, ठीक है। तो जो भी आप VBA का कोड स्टोर करोगे या मैक्रोज भी स्टोर करोगे ना, उसको उसका एक्सटेंशन फाइल एक्सटेंशन आपको चेंज करना पड़ेगा। एंड इस फाइल एक्सटेंशन के अंदर पहले से अगर कोई भी मैक्रो है तो ऑटोमेटिक रन नहीं होने देगा एक्सेल, आपसे पूछेगा कि आपको कंटेंट को इनेबल करना है कि नहीं। यस अजीब कर दिया है, अजीब क्या है कि नहीं है? सबको ओपन हो गया ना, देख लो क्लिक हेयर करके कुछ मैसेज आ रहा है कि नहीं, सो दैट कंफर्म हो जाए हो रहा है कि नहीं। ठीक है, मैंने नहीं किया, देखो मेरे पास एरर आ रहा है, ये एरर नहीं आना चाहिए। सो आप इनेबल कंटेंट करोगे ना, इसको क्रॉस कर देना अभी के लिए, पढ़ दो क्या है कि अगर अगली बार ना पूछे ना तो आप उसको ट्रस्ट में डाल सकते हो कि बार बार मत पूछो, ठीक है। लेकिन मुझे फाइल बार बार खोलनी होती है इसलिए मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। क्लिक हेयर, देखो मैसेज आ रहा है, आ रहा है, आपने भी कंटेंट दिया है, ओके। जिन्होंने भी डाउनलोड वाले फोल्डर से ओपन किया है ना, सो वो अनट्रस्टेड में मार्क होता है। आपको करना क्या है ना, उस फाइल को पर राइट क्लिक करना है, उस फाइल पर राइट क्लिक करना है आपको, ठीक है। प्रॉपर्टीज पे जाना है, यहाँ पर देखोगे ना एक देखो अनट्रस्टेड का ऑप्शन आ रहा होगा, ट्रस्टेड अनट्रस्टेड या अनब्लॉक करके आ रहा होगा ऑप्शन, अनब्लॉक करके आ रहा है ऑप्शन, कोई अनब्लॉक। अगर फाइल में आपका वो क्लिक हेयर वाला मैसेज नहीं आ रहा है तो आ गया ना, ठीक है। आपका नहीं आ रहा था तो डाउनलोड वाले में ना, सिर्फ इस फाइल के साथ नहीं, आज के डेट में एक्सेल की बहुत सारी फाइल्स आप डाउनलोड में सेव करते हो ना, तो वो फीचर्स को ना ब्लॉक कर देता है। तो आपको करना क्या होगा, राइट क्लिक करके अनब्लॉक करना होगा। ये 21 से ये एरर आना शुरू हुआ। एरर क्या है, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन आया है, क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ें आई थी उससे, मैं बताऊंगा कि क्यों इतना ज़्यादा सिक्योरिटी ऐड करता जा रहा है एक्सेल इसमें, ठीक है। सो VBA एंड मैक्रो, सो करता क्या है मैक्रो,
मैक्रो रिकॉर्डेड सीक्वेंस ऑफ एक्शन क्या हो सकते हैं? आप एक्शन को कमांड किससे देते हो? कैसे आप कमांड देते हो एक्शन को? क्लिक करके या फिर कीबोर्ड से, ठीक है, दो ही मेथड है। सो आप क्लिक करते हो, किसी कमांड पे क्लिक करते होगे ना, GUI जो आपका बना हुआ है एक्सेल का, आप किसी कमांड पे क्लिक करते हो, वो कमांड क्या होगा? वो प्रोग्राम होगा किसी एक्शन के लिए, वो रन करता है उसको, ठीक है। सो मैक्रो रिकॉर्डर क्या करता है ना, आपके हर एक्शन को रिकॉर्ड करता है जो भी आप क्लिक करते हो। क्लिक ऑन B1, क्लिक ऑन B2, क्लिक ऑन पिवट टेबल, फिल्टर, उस पर करता है। एंड उस सारे एक्शंस को एक VBA कोड में जनरेट करता है, ठीक है, और सेव कर देता है, जो आपको दिखेगा नहीं, हेलो, यस, ठीक है। सो उसमें आपको सेव कर देता है VBA कोड में, जो आपको दिखता नहीं है। बट आगे VBA वाला टॉपिक जब दिखाएंगे ना, उसमें देखेंगे उस कोड को कैसे आप रीड करते हो, कैसे उसको सेव करते हो, कैसे आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। सो एक करके देखते हैं, डिफरेंसेस समझ में नहीं आएगा। ये देखो, ये रिपोर्ट आपको दिख रहा है। रिपोर्ट्स में मुझे टास्क क्या होता है, ये रिपोर्ट ना बार बार आता है, मेरा डेली बेसिस पे आता है, ठीक है। करना क्या होता है मुझे कि कॉलम F से लेकर के I तक मुझे डिलीट करना होता है, ठीक है। F से लेकर, अभी डिलीट मत करना, देख लो स्टेप्स। फिर करना क्या होता है कि फॉन्ट जो है ना, फॉन्ट का स्टाइल मुझे एरियल पे करना होता है। अभी किस पे है? हाँ, ठीक है। देन मुझे करना क्या होता है, फॉन्ट साइज 12 पे करना होता है, हेडिंग कलर ग्रे करना होता है, कॉलम विड्थ क्या करना होता है, 12 करना होता है, एंड डेट फॉर्मेट DD mm YB पे करना होता है। अभी नहीं है। नेक्स्ट वाली MR सैंपल डेटा 2 देखना, सेम डेटा है। MR डेटा सैंपल 2 देखना, नेक्स्ट टैब में सेम डेटा है। सेम डेटा है। सैंपल 3 में भी सेम डेटा होगा। नेक्स्ट टैब में, नेक्स्ट बॉक्स में, नेक्स्ट बॉक्स में, हाँ, दोनों में सेम डेटा है। सो डेली बेसिस पे, ठीक है। एंड ये प्रैक्टिकली ऐसा होता है। जब मैं कॉल सेंटर में माइस में था, तो मेरे पास तो सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट्स आती थी एजेंट एक्टिविटी की, ठीक है। एंड डेली में स्टार्टिंग में करता था पहले, ठीक है। सो बहुत पहले 2005 के राउंड में जब मैंने मैक्रो से ऑटोमेट किया, तो जो टास्क मैं डेली बेसिस पे 4 आवर्स लगते थे, वो 1 टाइम मुझे लगा 2 दिन बनाने में, बट वो क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का काम हो गया, ठीक है। सो आपको करना क्या होता है ना, जो भी स्टेप्स करोगे ना, बिल्कुल स्लो एंड विदाउट एनी एरर आप उसको कमांड लोगे, क्योंकि अगर कुछ गलतियां भी कर रहे हो ना, वो भी रिकॉर्ड होगा उसमें, ठीक है। अगर आपने डिलीट कर दिया, फिर आपने को रियलाइज होगा मुझे डिलीट करना ही नहीं था, तो उसको आप Ctrl Z अंडू करोगे, तो मैक्रो रिकॉर्डर बहुत बार क्या होगा ना, ये सारे कमांड्स को ना वो कंफ्यूज कर लेगा। फिर कोड जो होगा ना, वो आपका बल्कि सा भी हो जाएगा एंड एरर दे सकता है। सो करना क्या होगा कि आपको इसको चलो करके देखते हैं। मैक्रो रिकॉर्डर आप ऑन करोगे, सो देखो डेवलपर टैब आ रहा है आप लोग के पास, डेवलपर टैब ये आ रहा है, डेवलपर टैब। अगर नहीं आ रहा है तो राइट क्लिक करना टैब पे, किसी भी टैब पे राइट क्लिक करना, कस्टमाइज द रिबन करना, राइट क्लिक कस्टमाइज द रिबन, एंड डेवलपर टैब को यहाँ पर टिक कर लेना। डेवलपर टैब पे ना यहाँ पर क्लिक करना, यहाँ पर आ रहा है डेवलपर टैब, देखना, ये देखो, यहाँ पर टिक कर लेना, राइट क्लिक करना, इनेबल कंटेंट डेवलपर, राइट क्लिक करो, आ रहा है आपके पास, आप लोग को आ रहा है डेवलपर टैब। इंटरफेस जो है ना, कहीं भी हो सकता है, फाइल से भी आके मैं कोई प्रोसेस बताऊंगा, सबसे इजी प्रोसेस ये है, कहीं पर भी, कहीं पर। एक मेथड और भी है इसका, देख लो। ये बॉक्स आपको याद है कहाँ से आया था, इसका यूज कहाँ पे किया था, लास्ट कहाँ पे किया था, फाइल ऑप्शन एडिंस के लिए किया था ना हमने, सेम तो है, बट इसमें आपने उस पर किया था, एडिंस पे वाले पे किया था, अब मैं कस्टमाइज डिफरेंट पे कर रहा हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं ऑटोमेशन। मैं स्टेप बाय स्टेप साथ साथ करना। स्टेप 1 आपको करना क्या है, डिलीट कॉलम F2I। तो पहले रिकॉर्डर ऑन कर लेते हैं हम लोग, ऐसा ना हो कि कैमरा ऑन किया हुआ है, मैं रिकॉर्डिंग बटन भी नहीं दबाया है। सो जस्ट गो टू डेवलपर टैब,
यहाँ पे दिख रहा है रिकॉर्ड मैक्रोज, ठीक है, रिकॉर्ड मैक्रोज। ये ना काफी एडवांस भी, आगे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना इसको, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ओनली, तो इसमें और भी चीजें होती है, कुछ चैलेंजेस भी होते हैं जिसको हम लोग देखते हैं। ऊपर रिकॉर्ड मैक्रो होगा, नीचे देखो यूज रिलेटिव रेफरेंस, दो चीज आ रहा है ना, यूज रिलेटिव रेफरेंस, उसको देखना कि वो हाईलाइट ना हो, ठीक, मैं बताऊंगा क्यों मैं बोल रहा हूँ हाईलाइट ना हो। सो रिकॉर्ड मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो में आपसे मैक्रो का पूछ रहा है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट, मैक्रो नेम का मैंने कर दिया रिपोर्ट, या रिपोर्टिंग कर दिया मैंने, चलो रिपोर्टिंग कर दिया। नाउ इट आस्किंग टू प्रोवाइड ए शॉर्टकट की जो आप प्रेस करो और ये रन कर जाए। दैट इज नॉट कंपलसरी कि आप शॉर्टकट दो, आप चाहो तो बटन में भी कर सकते हो, ठीक है, बट शॉर्टकट की क्या दे कंट्रोल के साथ, क्या कंट्रोल ए दे सकते हैं, कंट्रोल ए, हाँ क्यों, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल बी, उबे साइन है, कंट्रोल सी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, डी का मतलब डिलीट नहीं होता है, कंट्रोल डी डुप्लीकेट नहीं, फिल डाउन, अगर किसी भी सेल पे आप कंट्रोल डी प्रेस करते हैं उसके सेल, उस सेल के ऊपर जो भी कंटेंट है ना वो कॉपी पेस्ट हो जाता है, कंट्रोल डी, कंट्रोल ई, कंट्रोल ई, फ्लैश पे लिखो है, कंट्रोल एफ से ए से लेके जेड तक सारे रिजर्व है, तो मैं शॉर्टकट की दूं क्या इसमें, कंट्रोल के भी है और होता। सो उसने क्या किया कि कंट्रोल तो दिया ही दिया है, तो आप जो भी शॉर्टकट दोगे ना वो ओवरलैप कर जाएगा उससे, 1 2 3 4 नहीं वो नहीं दे सकते, अल्फाबेट ओनली, कंट्रोल क्यू दे सकते हो। सो आप फिर भी लिमिटेड ही होंगे ना, सो आप क्या कर सकते हो ना, इसको शिफ्ट के साथ दे देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ए से तो कुछ नहीं होता है, कंट्रोल शिफ्ट ए, कंट्रोल शिफ्ट बी, कंट्रोल शिफ्ट सी, सो आप इसको शिफ्ट कर सकते हो। तो मैंने मैक्रो नेम क्या दिया है, रिकॉर्डिंग दिया है, रिपोर्टिंग दिया है ना, सॉरी रिपोर्टिंग दिया है ना, तो यहाँ पर देता हूँ मैं कंट्रोल शिफ्ट आर, शिफ्ट आर, कंट्रोल ऑलरेडी प्रेस है, शिफ्ट आर प्रेस कर देना, यहाँ लिखा भी आ जाएगा कंट्रोल शिफ्ट आर, आ गया आपका, ठीक है, आगे सबका आ गया ना, शिफ्ट आर लिखा हुआ। नाउ यहां पर क्या पूछ रहा है आपसे, स्टोर मैक्रो इन दिस वर्कबुक, और क्या क्या ऑप्शन है उसमें, दिस वर्कबुक, न्यू वर्कबुक और पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, तीन होते हैं, और तीन बताता हूं। दिस वर्कबुक मतलब कि इस फाइल के साथ ही वो मैक्रो भी सेव हो जाएगा, इस फाइल के साथ ही वो मैक्रो भी सेव हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कौन सा ऑप्शन है, न्यू वर्कबुक, न्यू वर्कबुक का मतलब हो गया कि जो भी आप बना रहे हो ना मैक्रो, वो अलग एक फाइल में सेव होगा, आपको जब भी मैक्रो चलाना है उस फाइल को ओपन करके रखना होगा, उस फाइल को ओपन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड थर्ड क्या है, पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, जो प्रोफेशनली हम लोग यूज करते हैं। प्रोफेशनली क्यों यूज करते हैं उसको, पर्सनल मैक्रो वर्कबुक हो गया कि मेरे एक्सेल में जो मेरे सिस्टम में एक सिंगल मैक्रो वर्कबुक होगा, बाय डिफॉल्ट वो ऑन रहेगा, तो हम उससे बेनिफिट क्या होगा कि हमें फाइल का एक्सटेंशन चेंज नहीं करना पड़ेगा। जब भी एक्सेल ओपन करोगे ना, पर्सनल मैक्रो को ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, जो भी स्टोर कर रहे हो उस पर कर रहे हो। अगर आप कल को आप इस लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप पे जा रहे हो ना, तो सिर्फ उस फाइल को कॉपी करके पेस्ट कर लो, ठीक है ना, क्योंकि हम हर फाइल का एक्सटेंशन चेंज नहीं कर सकते ना, क्योंकि फाइल को मैं सेंड भी करना होता है क्लाइंट को। अब बहुत सारे क्लाइंट्स की फाइल मेरे पास है, तो क्या सब में मैक्रो यूज करना है, तो हम एक पर्सनल मैक्रो वर्कबुक बना कर लेते हैं, ठीक है। एंड गूगल कर लेना कि पर्सनल मैक्रो वर्कबुक को एक्सेस कैसे करते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम ये वैरी करता है, ठीक है। सो एक नोट कर लो, पर्सनल मैक्रो के बारे में रिसर्च कर लेना, ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनली हम वही यूज करते हैं। क्योंकि मैं भी अगर दो अलग अलग क्लाइंट पे काम कर रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहूँगा कि फाइल एक्सटेंशन चेंज करो, तो एक पर्सनल मैक्रो बुक सेव कर लिया मैंने, ठीक है, पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। चलो आप लोग लॉगिन कर लो, साथ में कर लेंगे। ट्रैफिक मुझे आज लगा है 1.5 आवर लगा है मुझे एयरपोर्ट से आने में। यहाँ पर ट्रैफिक है, पास में ही ट्रैफिक है, ये यहाँ से लेकर के आपका पूरा जाम है।
जो VBA वाला है ना, ये टूल काफ़ी पॉपुलर है, बहुत दिन से है, बट माइक्रोसॉफ्ट ने ना इसमें कुछ एक और ऐड इन किया है जो कंपनीज अपने जो अडॉप्ट कर रही है। आप लोग मेरे सिस्टम पे देख रहे हो कि व्यू के बाद की ऑप्शन आ रहा है ऑटोमेट का, डेवलपर से जस्ट पहले ऑटोमेट। तो ऑफिस 365 जो कंपनीज यूज़ हो रहा है ना, वो ऑटोमेट में भी आ रहा है, जो आपका वेब बेस्ड है, जो आप ऑनलाइन भी ऑटोमेट कर सकते हो। गूगल वर्कशीट को ऑटोमेट करने के लिए कौन सा कोई टूल है? गूगल वर्कशीट को ऑटोमेट करने के लिए सुना है कभी? जैसे मैक्रो आपका माइक्रोसॉफ्ट का है, तो गूगल भी तो कंप्यूटर है, तो गूगल अपने रिपोर्ट को कैसे ऑटोमेट कर रहा है? तो गूगल ने भी एक लैंग्वेज दिया है, दैट इज कॉल्ड GS, गूगल ऐप स्क्रिप्ट, ठीक है। एंड इंटरव्यूज में आज की डेट में गूगल ऐप स्क्रिप्ट के बारे में भी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो 2-3 स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो भी सिलेक्ट हुए हैं, तो उन्होंने गैस का बिल्कुल बेसिक नॉलेज दे के गए, सिलेक्ट हुए एंड उसमें काम कर रहे हैं गूगल वर्कशीट को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जाना वहाँ पे पहले अपना प्रिंट कहाँ से प्रिंट स्टार्ट कर लिया, आपने नहीं किया ना? कर दिया था पहले, अपने मन से प्रिंट किया। इस फाइल को बंद करो, सिंगल फाइल को राइट क्लिक करके ना अनब्लॉक कर लेना। हाँ, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक बंद करना फाइल। हाँ हाँ, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, अनब्लॉक, एंड ऊपर में इनपुट कंटेंट है उसमें। हाँ, किस पे एक्सेल नहीं चल रहा है? हाँ, उस पर एक्सेल नहीं चल रहा, उस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, किसी और सिस्टम पे करना पड़ेगा, तो स्टार्टिंग से प्रॉब्लम है उस पर। चल जाएगा। 2011 में मैक में बंद कर दिया था, फिर से ऑन कर दिया 12 में। ठीक है, चलो स्टार्टिंग से कर देता हूँ। सो जस्ट इनेबल इन दिस डेवलपर टैब, आप ना कहीं पर भी ना राइट क्लिक करना, राइट क्लिक, कस्टमाइज दिस रिबन एंड डेवलपर टैब को क्लिक कर लेना। ठीक है, राइट क्लिक, कस्टमाइज दिस रिबन, डेवलपर देख लो एक बार, इसको रिकॉर्डिंग में देख करना, कंटिन्यू करना फिर देखो। सो स्टेप 1, रिकॉर्ड मैक्रो में जस्ट टाइप हेयर रिपोर्टिंग, आप लोगों ने कर रखा है तो वहीं पर से कंटिन्यू करेंगे रिपोर्टिंग। एंड शॉर्टकट की में क्या दिया था हमने? शिफ्ट आर, ठीक है। स्टोर मैक्रो इन दिस वर्कबुक, ठीक है, यहीं पर रहने देते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप देना चाहते हो, क्योंकि हम लोग जब काम करते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि एक ही मैक्रो पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे मैक्रोज पे काम करते हैं। एंड बाद में कपल ऑफ मंथ्स मुझे देखना है कि मैक्रो मैंने बनाया किस लिए था। सो रादर देन कि मैं इस पूरे कोड को पढूं, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पहले से देख के रखोगे ना, तो पता होगा मैक्रो का लिमिट क्या है, मैक्रो किस लिए बनाया आपने, ठीक है। जस्ट लाइक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ तक कर लिया आप लोगों ने, शिफ्ट आर कर लिया आपने, ठीक है। क्लिक ओके। सो मुझे करना क्या है? आप कोई भी टास्क पहले कर सकते हो, नॉट नेसेसरी कि आप फर्स्ट वाले टास्क ही करो। मुझे करना क्या है? डिलीट कॉलम F to I, ये करना है ना। सिंपली आप F से लेकर के I तक सेलेक्ट कर लो इस तरह से, एंड राइट क्लिक डिलीट, ठीक है। सेलेक्ट करना इंटायर कॉलम, सॉरी, इस तरह से। ऐसे नहीं करना, सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर देना। हाँ, कर दिया इंटायर कॉलम, यस, ठीक है, हो गया, सबका हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड क्या करना है मुझे? फर्स्ट कंप्लीट कर लो पहले,
सेकेंड, चेंज फॉन्ट कलर। सो आप क्या करोगे, कंट्रोल ए से मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया एंड इसका फॉन्ट कलर चेंज करके मैंने क्या कर दिया, एरियल। ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या आएगा, देखो मैंने कंट्रोल ए से किया है, कंट्रोल ए से करने पर क्या प्रॉब्लम आती है कि जो रेंज का डेटा है ना उतने ही रेंज पे वो काम करेगा अगली बार। सो ये जो मेथड मैंने किया है ना, इसमें एरर के चांस है। सो हम लोग क्या करेंगे, इंटायर कॉलम को ऑलवेज सेलेक्ट करेंगे। अभी जैसे कर लिया, रहने दो। इंटायर कॉलम को करोगे तो कॉलम में जितने भी डेटा होंगे ना सब पे वो ऑटोमेट होगा। ठीक है। तो अभी जैसा किया उसे छोड़ सकते हो, सिमिलर डेटा है, बट डू रिमेंबर कि इंटायर कॉलम पे करोगे। ठीक है। मैं इसलिए करके आपको यहाँ पर किया है कि मैं आपको कोड में दिखा सकूँ कि वो कोड में कैसे स्टोर हुआ है। ठीक है। थर्ड क्या किया आपका, फॉन्ट साइज 11। ठीक है। सो मैं अब इस पर क्या करता हूँ, इंटायर कॉलम पे कर लेता हूँ, सो दैट आप दोनों को डिफरेंस देख सकते हो। इसको मैंने 12 पे कर दिया। ठीक है, 12 पे कर दिया मैंने। सो 3 कमांड्स मैंने दे दिए, आपने कर लिया। ठीक है। नाउ मुझे करना क्या है कि देखो मैंने सिलेक्शन ऑलरेडी हो रखा है, तो क्यों ना मैं कॉलम विड्थ को भी इंक्रीज कर लेता हूँ इसी बार में, rather than कि नया कमांड दूँ। सो आप कॉलम विड्थ कहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग 12 पे, कहाँ से कर सकते हैं, कॉलम विड्थ को मुझे 12 पे सेट करना है, एग्जैक्ट 12 पे। ड्रैग मत करना कि उसको हिट एंड ट्राई करके करो। कहाँ से कर सकते हो, फॉर्मेट पे जाओगे ना, होम टैब में फॉर्मेट पे जाओगे ना, यहाँ पे देखो कॉलम विड्थ है, यहाँ पे कॉलम विड्थ है। कॉलम विड्थ पे क्या करना है, मुझे 12 सेट करना है। ठीक है। ओके। एंड अभी मेरा ग्रे वाला बचा हुआ है, हेडिंग कलर ग्रे वाला, उसको लास्ट में करते हैं। डेट फॉर्मेट DDMMYB पे करना है ना, तो डेट कॉलम पे जाते हैं हम लोग एंड यहाँ पे नंबर फॉर्मेट डेट, यहाँ पर DDMMYB है कहीं पे, DDMMYB लो, DDMMYB। ठीक है, ये कर लिया डेट फॉर्मेट, ये आ गया डेट फॉर्मेट। ठीक है। एंड सबसे लास्ट में मैंने हेडिंग को सिलेक्ट करके इसको कर दिया ग्रे कलर कर दिया सबसे लास्ट में, एंड कर्सर को A1 पे लेकर छोड़ करके रिकॉर्डर को स्टॉप कर दिया। रिकॉर्डर को स्टॉप कर दिया मैंने। यस, हाँ जी, हाँ ग्रे कर दिया मैंने, ये देखो ग्रे कर दिया। तो सेलेक्ट करके कर लो, सिलेक्ट करो, पूरे को नहीं, सिर्फ हेडिंग करो। यस, पूरा डेट फॉर्मेट कर दिया, उसको सेलेक्ट करके चेंज कर दो 2 5 हो जाएगा। डबल डिस्प्ले क्या आएगा, जो चेंज हो गया, चेंज हो गया ना, डबल डिस्प्ले उसको मैं टाइम पे कर देता हूँ। ये सारे देखो स्टेप्स ना अब रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये नहीं किया आपने, किया ना टाइम पे इनको करने का नहीं मुझे जो है ना, फिर मुझे नहीं ओके। ठीक है ना, एक लास्ट वाला कर लो ना, सेम ही है, कैसे किया है, होम पे जाओगे ना, यहाँ पे डेट आ गया ना, एंड फॉलो बिट का आपने इंक्रीज नहीं किया, यहाँ से एक्टिव कर सकते हो। ठीक है, सही हो गया। और कुछ करना था, ग्रे करना था, ग्रे कर दिया। ठीक है, और रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दो। यस, हो गया। आपने धोनी को डेट फॉर्मेट चेंज कर लिया, ये फॉर्मेट नहीं होगा, डेट वाला करना है ना, डेट फॉर्मेट देखिए है ना, अनडू नहीं कर सकते ना, तो आप कर लीजिए। सारा रिकॉर्ड हो रहा है, जो भी गलतियाँ कर रहे हो ना सारा रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए ना ये प्रोफेशनल करते हैं ना, धीरे धीरे। अब स्टॉप हो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो। यस, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लिया। अब दूसरे वाले सैंपल पे एक बार दिखा देता हूँ, दूसरे वाले सैंपल पे करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंड F, कंट्रोल सॉरी क्या था इसका शॉर्टकट, कंट्रोल शिफ्ट R।
ये लो, आपने भी वही किया, मैंने जो बोला कि डिलीट मत प्रेस करना, आपने डिलीट प्रेस किया, ये कंटेंट इन्होंने ठीक किया। हाँ क्या पूछा है, डेट फॉर्मेट इसका डेट फॉर्मेट, हाँ इसको करोगे ना ऐसे, डेट फॉर्मेट यहाँ पे क्लिक करोगे ना, आ गया, ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते, इसको डिलीट कर देते, ठीक है, स्टॉप कर देते हैं, यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं और ऊपर से कर सकते हैं, और उसको करते रहेंगे कंट्रोल से, हाँ ठीक है, ठीक है, आप लोग कहोगे रिकॉर्डिंग मोड में आप ठीक हो गया, कर दिया सारा, वीडियो में पहले कर दिया, स्टॉप कर रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मोड में स्टॉप कर दिया, रिकॉर्डिंग कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, हाँ स्टॉप कर दिया, रिकॉर्ड कर रहे थे कि नहीं, हाँ अब ऐसे रिकॉर्ड किया रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया, रन नहीं हो रहा, आप यहाँ पे जाओ ना, अब रन करके देखो, हो गया, क्यों रिकॉर्डिंग स्टॉप करेगी, आपने तो ऑटोमेट कर दिया ना, अब तक आप इसमें जाओ, इस वाले पे ये अलग डेटा है, कंट्रोल से आपको उसके बार बार नहीं करने पड़े ना, आपको आपने रिकॉर्ड कर लिया, हो गया आपका, ठीक है, ओके। ये बहुत बेसिक एग्जांपल था आपका मैक्रो रिकॉर्डर का, बट आप चाहो तो इसको और भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने जानबूझ के 12 फॉन्ट दिया था, अब 12 फॉन्ट से काम चल रहा है बी कॉलम का, 12 फॉन्ट में भी आपका देखो विजिबिलिटी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, आप यहाँ पर 12 के फॉन्ट को इंक्रीज करना चाहिए, मैंने 12 तो दे दिया, मुझे 12 नहीं करना था, मुझे 15 करना था। सो आप क्या करोगे, मैक्रोज पे जाओगे ना, ये देखो यही था ना रिपोर्टिंग वाला, देखो एक बार रिपोर्टिंग था, जिन्होंने मिस्टेक्स की, जैसे आपका स्टेप्स बीच में खराब हुआ है ना, रिपोर्टिंग में जाओगे ना, एडिट पे जाओगे ना, एडिट पे ये देखो ये आ गया, देखो इसको एडिट करो एक बार, ये आपका कंप्लीट कोड है। आपको जहाँ पर 12 मिल रहा है ना, आपको करना क्या है, 12 को यहाँ पर मैं यहाँ पर 14 कर देता हूँ, ये लो, मैक्रोज आ रहे हैं, मैक्रोज में जाओगे, मैक्रो सेलेक्ट करोगे, यहाँ एडिट पे जाओगे, एडिट पे क्लिक करोगे ना, ये कोड खुल के आ जाएगा आपके पास, और जहाँ पर आपने 12 दिया था ना, वहाँ मैंने 14 कर दिया, ठीक है। जैसे आपने आप दोनों ने क्या किया था, इंटायर कॉलम को सेलेक्ट कर दिया था ना, आप वहाँ से रेंज पे चेंज कर सकते थे, ठीक है, कोड डिलीट करना, डिलीट करके दोबारा कर दो, तो जहाँ सिलेक्शन गलत हो रहा है ना, वहाँ पे ठीक है। तो मैनुअल चेंजेस आप कर सकते हैं, मैनुअली चेंजेस। अब मैंने इसमें 14 कर दिया, ठीक है,
और क्लोज कर दिया। अब मैं इसको मैक्रो को दोबारा रन करके देखता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आर, 15 पे सेट हो गया। ऐसा नहीं कि आपको कभी चेंज करते हो तो दोबारा आपको मैक्रो रिकॉर्ड करना है। यू कैन एडिट लाइक दिस। आप करते नीचे जाओ, यहाँ 14 प्लस हो, क्लोज कर दो इसको, बंद कर दो वहाँ से। ठीक है, हाँ जी। हाँ, एरियल की जगह पर आपको फॉन्ट शॉर्ट चाहिए, आप नहीं कर सकते। यस, है ना, ठीक है। एक फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, देखो सारे कोड्स यहाँ पे जनरेट हो गए। ठीक है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको रिकॉर्डिंग का, मैक्रो रिकॉर्डर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, मैं कंप्लीट A to Z नहीं बता रहा हूँ मैक्रोस का, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिसको आप खुद से भी बाद में कर सकते हो। ठीक है, सो इंटरव्यू अगर मैं आपसे पूछे मैक्रो रिकॉर्डर के बारे में, आप एक्सप्लेन कर सको उसको। ठीक है, होता क्या है। नाउ कम्स टू VBA। VBA क्या होता है? मैक्रो रिकॉर्डर का एक लिमिट है कि आप वही सब चीज को रिकॉर्ड कर सकते हो जो आपको दिख रहा है ना। VBA में क्या होता है ना, आपको कहीं पर भी ना क्लिक नहीं करना है, आप अपने अकॉर्डिंग आप पूरा का पूरा स्क्रिप्ट लिख सकते हो। सो VBA के थ्रू आप दो चीजें कर सकते हो। एक तो कर सकते हो आप कस्टम प्रोसीजर, लाइक अभी आपने जो किया ना रैडिकल प्रोसीजर, कि आप क्लिक कर रहे हो तो बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सो आप सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को कोड के थ्रू कमांड दे सकते हो। द सेकंड इज UDF। UDF क्या होता है? यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन में फॉर एग्जांपल आपके पास सम फंक्शन है, ठीक है, आपके पास राउंड फंक्शन है, आप चाहते हो मेरे पास एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन को मैं एक फंक्शन के फॉर्म में करूँ, एक फंक्शन बना दूँ, उस फंक्शन में जो पैरामीटर्स हैं वो दे एंड उसको रिजल्ट कर दे कैलकुलेशन को। सो यू कैन क्रिएट UDF। ठीक है, सो अब इस लैंग्वेज को सीखने के लिए 1 सेशन 2 सेशन 3 सेशन नॉट सफिशिएंट, एक कंप्लीट लैंग्वेज है जो आप समझ सकते हो कि लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, कोई भी अगर लैंग्वेज होता है उसको सीखने का पूरा स्टेप्स चाहिए होता है। सो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि VBA का कॉन्सेप्ट क्या है, एंड सीखना चाहो सीख सकते हो, बट आप ChatGPT का भी यूज कर सकते हो। कोड को रीड करना आना चाहिए, कॉपी पेस्ट करना चाहिए और उसको एडिट करना आना चाहिए। ठीक है, मैं आपसे करवाऊंगा अभी वो। सो यू कैन क्रिएट UDF फंक्शन। सो सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है ना, UDF के लिए यूज़ हो रहा है इसको। ठीक है, लाइक कुछ मेरे कॉलेजेस में सेशन थे वो UDF के लिए थे, सिंगल सेशन से UDF बताना था मुझे, उनके बहुत सारे इक्वेशंस थे कि UDF से कैसे कर सकते हो, क्योंकि उसमें चैलेंजेस भी आते हैं, एरर हैंडलिंग कैसे करते हो, है ना। कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं इसके लिमिटेशंस। ठीक है, कि मैक्रो रिकॉर्डर के लिए कोई स्किल की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिमिटेड टू रिकॉर्डेड एक्शंस। ठीक है, एडिटिंग के लिए भी लिखा हुआ है मैंने, यूज केस भी लिखा हुआ है, सिंपल है। बट VBA के लिए आप कंप्लीट कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें, कोई लिमिट नहीं है इसका VBA का। UDF के बारे में कुछ चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, जो सर्च कर लेना आप लोग। UDF VBA के थ्रू आप UDF बनाते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, उसके लिए आपको कोडिंग चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। सो एक्सेल ने ना इसको थोड़ा ईज करने के लिए 365 में आप एक बार देखना आपके सिस्टम में लैम्डा आ रहा है, तो सेम करके लैम्डा LAM। सो एक ना नोट कर लेना आप लोग, एक कॉन्सेप्ट और आया है एक्सेल में, लैम्डा, LAMBDA, लैम्डा। दिस इज नॉट ए न्यू टर्म। पैथर्न जो सीखते होंगे ना, जो पैथर्न यूज करेंगे ना, उसमें लैम्डा कॉन्सेप्ट पहले से भी है। लैम्डा के थ्रू ना आप अपना खुद का फंक्शन बना सकते हो, आप वेरिएबल सेट कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई वेरिएबल बार बार यूज हो रहा है ना, कोई इक्वेशन बार बार यूज हो रहा है, इक्वेशन के अंदर भी इक्वेशन लिखते हो ना, अगर इक्वेशन बार बार यूज हो रहा है ना, तो आप उसको वेरिएबल डिफाइन भी कर सकते हो। सो एक्सेल के अंदर भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गया है। ठीक है, बट कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, तो अभी बहुत ज़्यादा यूजर्स नहीं है, बट अगर ऑफिस वगैरह में लैम्डा यूज कर रहे हो ना अगर आप, सो आपका काफ़ी टाइम सेव होगा, बहुत ईजी। उसके लिए आपको फाइल का एक्सटेंशन भी चेंज नहीं करना है, लैम्डा का। उसमें यूट्यूब पे आप देख सकते हो लैम्डा के बारे में। ठीक है,
एंड लैम्डा जो है वो रिकर्सिव प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है, खुद को भी कॉल करता है वो, ठीक है। सो इन VBA वी लर्न कि सब प्रोसीजर क्या होता है, फंक्शन प्रोसीजर क्या होता है, बट डेफिनेशन से मैं बताऊंगा नहीं समझ पाओगे, rather than कि हम लोग खुद से कुछ बना के देखें एक बार। चलो एक सब प्रोसीजर बना के देखते हैं, ठीक है। सब प्रोसीजर क्या है? इट्स ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म एन एक्शन, ठीक है। जो आपने अभी रिपोर्ट ऑटोमेट किया उसमें क्या किया आपने, कोड दिख रहा है ना, एक ब्लॉक ऑफ एक्शन है जिसको आपने कमांड में आपने साइन कर दिया। सो मुझे करना क्या है, यहाँ पर टोटल सैलरी पेड कैलकुलेट करना है। यूजर इनपुट यहाँ पे आएगा, यूजर जो भी इनपुट करेगा ना, लाइक एंटर बेसिक सैलरी, मंथ, डेज, अनपेड लीव्स, ठीक है। सो एदर आप यहाँ फंक्शन लिखो, कैलकुलेशन लिखो, है ना, एंड इनपुट जो भी होगा उसके अगेंस्ट यहाँ पर देगा। और आप चाहते हो कि नहीं मैं कुछ भी विजिबल नहीं करना चाहता हूँ वर्कशीट के अंदर, यहाँ इनपुट देगा, एक बटन होगा, बटन पे क्लिक करेगा, सैलरी पेड आ जाएगा, ठीक है। सो दैट कि यूजर कुछ भी अगर पूरा वर्कशीट डिलीट भी कर देता है, डिलीट भी कर देता है, सो भी वो कैलकुलेशन कर सके, ठीक है। सो हम इसको डिफाइन करते हैं फंक्शन के थ्रू। तो मुझे करना क्या है इसमें, प्रोसीजर में टोटल सैलरी पेड का एक कमांड चाहिए मुझे, ठीक है। सो अब रिकॉर्ड मैक्रो पे नहीं करेंगे हम लोग, विजुअल बेसिक पे जाएंगे, ठीक है। ये जितने भी आपके चाइल्ड विंडो है ना, चाइल्ड विंडो जितने भी सब क्लोज कर दो। मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको, सो दैट कि कल को ना लगे कि सर ये तो मैं बताया था मेरे भी तो दिख ही नहीं रहा है। बिल्कुल ब्लैंक पे आते हैं। ठीक है, दिस इज द कोडिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। सो आप इसमें करते क्या हो कि अब आपके पास एक विंडो है जिसमें आप फॉर्मिंग कर सकते हो, कोई भी कोड लिख सकते हो, ठीक है। ये कोड किसके लिए लिखोगे आप, एक्सेल के लिए लिखोगे, एक्सेल फाइल तो होनी चाहिए। सो आप इसमें देखोगे ना, व्यू पे जाओगे, यहाँ पर कहीं आ रहा है व्यू, व्यू में देखना, व्यू में एक है आपका कोड सबसे ऊपर, उसको क्लिक नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है ऑब्जेक्ट ब्राउजर, ठीक है ना, ब्राउजर है ना, इस पर भी नहीं करना है। आपके पास देखो प्रोजेक्ट है, आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो ना, एक न्यू प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसके अंदर आप कोड टाइप करोगे, जस्ट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, ये वाला प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे क्लिक करना, कुछ इस तरह का आएगा, देखना। कुछ इस तरह आ रहा है, देखना आ रहा है ना। तो इसको एक बार रीड करते हैं हम लोग, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है क्या, ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट करोगे तो बताओगे ना प्रोजेक्ट सेव कहाँ पे होगा, प्रोजेक्ट का स्कोप क्या होगा। सो प्रोजेक्ट में देखो सबसे ऊपर लिखा है सॉल्वर, VBA प्रोजेक्ट, जो मेरी एक्सेल फाइल खुली हुई है ना, सारी एक्सेल फाइल यहाँ पर टाइप है। आपके पास वो वाली फाइल्स नहीं आ रही जो ओपन नहीं है। आप किस पे काम कर रहे हो, VBA एंड मैक्रोज वाले पे, इस पे कर रहे हो ना, VBA मैक्रो वाले पे कर रहे हो ना। उसमें मॉड्यूल दिख रहा है आपको, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 दिख रहा है आप लोगों को, ये नहीं दिख रहा? अभी आपका मॉड्यूल दिख रहा है ऊपर? हाँ ठीक है, हाँ मॉड्यूल और मॉड्यूल देख लो, टॉप में हो जाएगा, टॉप में दिखेगा, यस। मॉड्यूल 1 पे क्लिक करना, क्या लिखा हुआ है देखना, मॉड्यूल 1 पे, मॉड्यूल 1 पे क्या लिखा हुआ है, मॉड्यूल 1 पे क्या लिखा हुआ है, मॉड्यूल 1 डबल क्लिक करो, देखो कोड पढ़ो क्या लिखा हुआ है।
ये वही कोड है जो आप क्लिक हेयर का जो मैंने दिया था ना, क्लिक हेयर जो आपको लिख के आ रहा था, एक मैसेज आ रहा था, उसी का कोड है ये, ठीक है। सो मॉड्यूल जैसा है कंटेनर जिसके अंदर आप कोड्स, ब्लॉक ऑफ कोड को स्टोर करते हो। सो यू कैन स्टोर डिफरेंट प्रोसीजर इन योर मॉड्यूल, ठीक है, डिफरेंट प्रोसीजर। आप चाहो तो 4, 5, 6 कितने भी कर सकते हो। सो मॉड्यूल इज सेपरेट कंटेनर जहां से कोड स्टोर होगा। बट आपको चाहिए नहीं, मेरा जो मैक्रो होगा ना एक पर्टिकुलर वर्कशीट पे सिर्फ काम करे, ठीक है ना। तो आप किसी भी वर्कशीट पे क्लिक करो, किसी भी वर्कशीट पे क्लिक करो, डबल क्लिक करोगे एक इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है, आ रहा है ना इंटरफेस, ठीक है। उसके नीचे एक और होगा टाइप, दिस वर्कबुक। सो दिस वर्कबुक आ रहा है। सो आइदर यू कैन स्टोर योर मैक्रो इन योर वर्कशीट, इन योर वर्कबुक और सेपरेट कंटेनर मॉड्यूल 1। अब 3 लोकेशन क्यों दिया है मैक्रो स्टोर करने का? आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर वर्कशीट में जैसे ही राइट क्लिक कोई करे ना तो एक मैसेज आ जाए राइट क्लिक नॉट अलाउड, जैसे बैंकिंग साइट का आता है। बैंकिंग साइट पर अगर क्लिक करते हो तो लिखता है ना राइट क्लिक नॉट अलाउड, या बहुत सारे वेब पेजेस ऐसे होते हैं जो आपको कॉपी करने नहीं देते हैं, है ना। तो आप कर सकते हो किसी वर्कशीट के अंदर लिख सकते हो कोड, बट जैसे ही इस वर्कशीट को डिलीट करोगे ना कोड भी डिलीट हो जाएगा। तो आप नहीं चाहोगे कभी भी कोड में डिलीट हो। दिस वर्कबुक में क्या होगा कि आप चाहते हो कि इसमें ना जैसे ही वर्कबुक ओपन हो ना तो मेरा कोड ऑटोमेटिक रन कर जाए कि प्रिंट ना होने दें, फाइल को ना प्रिंट नहीं कर सकता कोई। आपने कभी नोटिस किया है कोई ऐसा पीडीएफ फाइल को प्रिंट नहीं कर सकते हो? मिला है कभी? मिला है? पीडीएफ फाइल में भी ऑप्शन होता है कि आप चाहो ना कि पीडीएफ फाइल किसी को सेंड करते हो तो प्रिंट ना ले सके उसका, वो भी कर सकते हो। तो एक्सेल फाइल में भी ऑप्शन है, मैक्रोस के थ्रू ना आप कर सकते हो किसको भी कोई प्रिंट ना ले सके, ठीक है। ये दो स्कोप हो गया। सो इसके अंदर जो मैक्रोस लिखते हैं ना उसको हम यूज करते हैं इवेंट बेस्ड मैक्रोस। नोट कर सकते हो इवेंट बेस्ड मैक्रोस। इवेंट बेस्ड मैक्रोस क्या होता है? इवेंट क्या क्या होता है? राइट क्लिक, है ना, राइट क्लिक हो सकता है और वर्कशीट जैसे ही क्लिक करें प्रिंट पे तो वो प्रिंट इवेंट को रन नहीं करने से, या फाइल को क्लोज करने के लिए जब भी क्लोज करते हो आप यू कांट क्लोज दिस फाइल, ठीक है। आप ओपन करते हो 5 सेकंड पर फाइल क्लोज हो जाएगी। जैसे मुझे एग्जाम कंडक्ट करना है आप लोगों का, मैंने एक एक्सेल फाइल क्रिएट किया, ठीक है, मैंने सेट कर दिया 30 मिनट्स के अंदर अपने आप फाइल बंद हो जाएगी, ठीक है। 30 मिनट्स के अंदर कोई इंटरनेट नहीं चाहिए उसके लिए, 30 मिनट्स के बाद अपने आप फाइल वो बंद हो जाए, तो दैट विल बी इवेंट बेस्ड मैक्रोस, ठीक है। काफ़ी कम यूज होता है। सो प्रोफेशनली हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? मॉड्यूल्स में। सो मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, ठीक है ना। अगर मॉड्यूल 1 सिर्फ है आप इंसर्ट भी कर सकते हैं मॉड्यूल, गो टू इंसर्ट, यहाँ मॉड्यूल कर सकते हैं इंसर्ट, ठीक है, मॉड्यूल इंसर्ट कर सकते हो। सो मॉड्यूल 2 के अंदर देखो पहले से कोड पड़ा हुआ है ना। सो एक काम करते हैं एक और मॉड्यूल इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट है न्यू मॉड्यूल, मॉड्यूल 3, ठीक है, मॉड्यूल 3 इंसर्ट कर देते हैं, मॉड्यूल 3, ठीक है, मॉड्यूल 3। अब इसके अंदर मुझे कोड करना है। कोड क्या करना है? एक सैलरी कैलकुलेटर बनाना है मुझे, ठीक है। सो मुझे एक्सेल फाइल तो दिख नहीं रही है कि मेरा सेल कौन सा है, कहाँ पे इनपुट है, कहाँ पे मुझे आउटपुट जनरेट करना है। तो आप लोगों ने कभी काम किया साइड बाय साइड विंडो पे? करते हो ना, साइड बाय साइड कर लेते हैं। ये लो, अब दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो साइड बाय साइड कर लिया हमने। अब यहाँ से कोड जनरेट करते हैं। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको ब्लॉक बंद कर देते हैं सो दैट मैं सिर्फ कोड पर फोकस करूँ, ठीक है। अगर ज़रूरत नहीं है विंडो की ना। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखूँगा सब स्पेस सैलरी, ठीक है, सब स्पेस सैलरी एंटर। जैसे करोगे कुछ इस तरह लिख के आ जाएगा, सब स्पेस सैलरी ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंटर। हाँ देखो, हाँ विंडो एंड राइट एरो, विंडो एंड राइट एरो, ठीक है ना, कर सकते हैं। विंडो एंड राइट एरो, सेट करने नहीं आ रहा, विंडो एंड राइट एरो हो गया ना।
कोड देख लो, इसके अंदर कोड लिखना है और आपका अब वहाँ पे टाइप करना सब स्पेस सैलरी, सैलरी जो आपका है ना, यस विंडो राइट एरो, विंडो राइट एरो, राइट एरो, ओके, इसको लिस्ट करो, ठीक है, हाँ हो गया, साइड साइड बहुत थी नहीं हुआ, ये हो गया, नहीं विंडो करो, विंडो विंडो राइट एरो, ये करो रिलीज करो, रिलीज करो, सेकंड विंडो सेलेक्ट करो जो आपको रिफ्लेक्ट चाहिए, ये थोड़ी चाहिए, ठीक है, उसको हमने कर लिया, ठीक है, इसको यहाँ लिखो, यहाँ ठीक है, चलो अब यहाँ पे लिखते हैं, मुझे चाहिए क्या, टोटल सैलरी चाहिए ना, सो यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल्स में टोटल सैलरी विदाउट स्पेस, स्पेस मत देना, टोटल सैलरी, ठीक, ये चाहिए ना मुझे। अब टोटल सैलरी चाहिए मुझे, अब टोटल सैलरी के लिए मुझे क्या चाहिए, 3 इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना। अब 3 इन्फॉर्मेशन को चाहे तो हम सेल से फेच करें या फिर टोटल सैलरी कैलकुलेट करने से पहले हम 3 वेरिएबल्स बना लें, दोनों मेथड है, या तो टोटल सैलरी लिख करके डायरेक्ट फेच कर सकते हो या 3 वेरिएबल्स कर सकते हो। तो पहले हम इजी वाला मेथड करते हैं। सो हम लोग करते हैं यहाँ पर पहला क्या है आपका, मंथली, MONTHLY मंथली सैलरी इक्वल्स टू, मंथली सैलरी इक्वल्स टू क्या होगा, सेल का लोकेशन क्या है आपका, C8, C8 में एंटर होगा ना, कहाँ पे एंटर होगा, मंथली सैलरी एंटर कहाँ पे हो रहा है, C8, तो डायरेक्टली C8 लिखोगे तो एक्सेल नहीं समझेगा, VBA आपको लिखना होगा रेंज, RANG रेंज, ब्रैकेट ओपन, डबल कोट्स के अंदर C8, कुछ इस तरह। मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ सो दैट आप लोग दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, ये देख लो, लिख दिया आपने मंथली सैलरी को रेंज C8 एंड सेकंड वेरिएबल्स क्या है आपका, सेकंड वेरिएबल है मंथ डेज है ना, तो इसको कर देते हैं हम लोग M डेज। ध्यान रखना कोई भी एग्जिस्टिंग फंक्शन अगर एक्सेल का है तो उससे मिलता जुलता मत देना वेरिएबल्स, ठीक है। M डेज इक्वल्स टू रेंज C10 देन UL कर देते हैं अनपेड लीव, UL इक्वल्स टू रेंज C8 तो लिखा ऊपर में, कोई मैटर नहीं करता, केस सेंसिटिव नहीं है आपका, पाइथन भी केस सेंसिटिव नहीं है, एंड एक और टूल बताऊंगा लैंग्वेज, M लैंग्वेज, वो केस सेंसिटिव है, ठीक है। पाइथन जो आपका है इंडेंट वेस्ट है कि इंडेंट जो आप स्टार्टिंग का है उसको रीड करता है, हर लैंग्वेज का अपना अपना फीचर्स है, ये केस सेंसिटिव नहीं है। आपका जो आपने सुना है विंडोज़ के अलावा एक मैक OS होता है, एक OS और होता है, कौन सा होता है, यूनिक्स के अंदर जो प्रोग्रामिंग करते हो केस सेंसिटिव करते हैं, ठीक है। सो हर लैंग्वेज का अपना रूल्स है, ठीक है। इसमें इंडेंट बेस्ड भी प्रोग्रामिंग नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। रेंज C12, अब मेरे पास 3 वेरिएबल्स हो गए, मैं जूम कर देता हूँ सो दैट कि जिनको विजिबल नहीं है वो देख सकें। ये कुछ अगर टाइपिंग मिस्टेक हो बता देना, क्योंकि 99% केसेस में ना सबसे पहले हम लोग टाइपिंग मिस्टेक देखते हैं। रेंज का स्पेलिंग गलत है, मैं इसलिए तो पूछा, टाइपिंग मिस्टेक देख लेना, ठीक है।
ये माइनस में इक्वल साइन है, इक्वल साइन है, ठीक है। यहाँ पे जूम में पता नहीं क्यों यहाँ पर ये दिखा रहा है, ये इक्वल साइन है। अब ठीक हो गया ना? हाँ ठीक है, माइनस नहीं है ये। ठीक है, अब लिखना है मुझे, क्या लिखना है? टोटल सैलरी ना। अब लिखते हैं टोटल सैलरी इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे हम लोग? मंथली सैलरी, MONTHLY, मंथली सैलरी, ठीक है, डिवाइड बाय m डेज, इसको ब्रैकेट में करेंगे, ब्रैकेट में डिवाइड बाय या मल्टीप्लाई बाय m डेज माइनस UL। देखना स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पे L छूट गया। कर लिया है ये वाला, हो गया ना कंप्लीट? ठीक है, सबका कंप्लीट हो गया। अब इसको क्लोज कर दो। ठीक है, अब मेरा कोडिंग कंप्लीट हो गया। अब इसको क्लोज कर देता हूं मैं। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? अब इसको रन करना है ना मुझे। अब मुझे रन करना है। अब मैं शॉर्टकट की तो प्रेस करूंगा नहीं, मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर कमांड दे देता हूँ। कमांड कैसे देंगे? देखो यहाँ पर इंसर्ट में ना, इंसर्ट में आपके पास देखो यहाँ पर आ रहा है, बटन्स आ रहे हैं, इस पर क्लिक करना एंड यहाँ पर रिलीज कर देना। ठीक है, यहाँ पर कर देंगे, सैलरी पे क्लिक करेंगे, सैलरी। ठीक है, एंड इसका रिडीम करके कर देते हैं सैलरी। इंसर्ट, फॉर्म कंट्रोल, सेलेक्ट योर मैक्रो, ठीक है, सैलरी। ठीक है, सैलरी ओके। चाहो तो आप इसको रिनेम कर दो या छोड़ दो। अब देखो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, देखो सैलरी आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही है। अब इस कोड में देखते हैं क्या हमने यहाँ पर मिस्टेक की है। अब आपने कोड तो लिख दिया है, इसमें क्या मिस्टेक की है बताओगे कोई? बताओ इसमें क्या मिस्टेक किया है आपने? हाँ,
कौन से सेल पे होगा इन्होंने बताया इसको? टोटल सैलरी तो निकाल दिया हमने, टोटल सैलरी का आउटपुट कहाँ पे जाएगा? आपने इनपुट तो ले लिया ना, मंथली सैलरी, एम डेज, यूएल लिख दिया, आउटपुट तो लोकेशन बताया नहीं हमने। तो आउटपुट लोकेशन कौन सा होगा हमारा, बताओ? आउटपुट लोकेशन कौन सा है हमारा? G8 इक्वल्स टू टोटल सैलरी। ठीक है, सो हमने कैलकुलेट तो कर रहे हैं हम लोग, बट उसको आउटपुट ही नहीं बता रहे हैं हम लोग। हाँ जी, ये ना आप इसको ले लो, प्रोजेक्ट जाओगे ना, एक्चुअली आपने ना उसको क्लैश कर दिया बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब मैंने लोकेशन बता दी इसको टोटल सैलरी का। अब एक बार टेस्ट करना कैलकुलेट कर रहा है कि नहीं। हाँ, आपने कोड भी चेंज किया, आगे जीरो आ गया, आपका आ गया। ठीक है, आपने मैक्रो सेव कर लिया, सही मैक्रो कौन सा है? सैलरी है ना? ठीक है, आपने ट्रैक्टर नहीं किया, उसको सेव एज करो, सेव एज करो, सेव एज हो गया। आपने कोड लिख दिया ना, इंसर्ट पे जाना है। ठीक है, ये कर दिया, सैलरी हो गया। ये देखो क्या किया आपने, मैंने क्या बोला, स्पेस मत देना, आपने क्या किया है इसमें, स्टार्टिंग बता था ना स्पेस मत देना, यार देखो स्पेस नहीं है। ठीक है, अब रन करो यहाँ पे बटन पे। ठीक है, जीरो आ रही है, क्यों आ रही है जीरो? देखो कहाँ गलती की आपने, मिस्टेक कहाँ पे किया? मंथली सैलरी तो ठीक है, एम डेज ठीक है, यहाँ पर मंथली सैलरी एम डेज इक्वल साइन क्यों दिया आपको? इक्वल साइन क्यों दिया? एम डेज माइनस होगा ना, मैंने बताया ना इक्वल साइन जो है माइनस दिख रहा था। अब देखो बटन पे क्लिक करो, हो रहा है? ठीक है, मैंने बहुत बेसिक एग्जांपल दिया, हो रहा है? सेव एज कर दिया ना, अपलोड करके देखो, सेव हो गया ना आपका। इसको बंद करें, कहाँ से खुल गया था आपने इसको? यहाँ से ना, आपने स्टार्ट किया है नहीं फिर से, सेव एज कहाँ पे किया आपने इसको? यहाँ पे कहाँ पे किया? ये हुआ ही है, कोड स्टोरी नहीं हुआ, ये है ना। क्या नहीं
चेंज करो इसमें, ठीक है। ठीक है, सो इस तरह से हम प्रोसीजर बनाते हैं। कोई प्रोसीजर आप एक प्रोसीजर बना सकते हो, दूसरा भी बना सकते हो, दूसरे प्रोसीजर को पहले में कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मैंने कोई एक कैलकुलेटर बनाया, कैलकुलेशन बनाया कैलकुलेटर, उस कैलकुलेशन को मुझे किसी और जगह भी यूज करना है, उसकी वजह से मुझे कैलकुलेशन करनी है, आप उसको कॉल भी कर सकते हो, कॉल सब प्रोसीजर करके कर सकते हैं। सेकंड, एरर हैंडलिंग। अगर यूजर ने कुछ एरर दिया, जैसे लाइक यहाँ पर नंबर्स की जगह पर उसने टेक्स्ट दे दिया, तो उसको हैंडल करने के लिए भी कोड में हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। सब प्रोसीजर के बाद हम आते हैं फंक्शन प्रोसीजर पे। तो सब प्रोसीजर में आपको क्या करना पड़ रहा था, बटन पे क्लिक करना पड़ रहा था ना। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लाइक एक्सेल फंक्शन जो हम लोगों ने किया था ना, हम लोग खुद का यूडीएफ बनाते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। सो मुझे करना क्या है, फुल नेम करना है। यहाँ पे लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम दिया है ना, फुल नेम करने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे? हाँ, कौन सा? कॉनकैटेनेट। कॉनकैटेनेट में क्या लिखोगे आप बताओ? कॉनकैटेनेट ब्रैकेट ओपन, उसके बाद कॉनकैटेनेट ब्रैकेट ओपन, उसके बाद क्या लिखोगे? फर्स्ट सेल रेफरेंस कॉमा सेकंड सेल रेफरेंस ब्रैकेट क्लोज, काम हो जाएगा। कोई टफ तो नहीं लग रहा ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत सबसे सिंपल एग्जांपल लिया मैंने इस बार। कॉनकैटेनेट फर्स्ट सेल रेफरेंस कॉमा सेकंड सेल रेफरेंस ब्रैकेट क्लोज, हो जाएगा पर्पस सॉल्व। क्या कुछ आया उसमें? कुछ आपको ऑड नहीं दिख रहा है? वो स्पेस नहीं है, तो आपको स्पेस के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट सेल रेफरेंस कॉमा डबल कोट्स ब्लैंक स्पेस डबल कोट्स क्लोज कॉमा थर्ड सेल रेफरेंस, ये करना पड़ेगा ना। एंड कॉनकैटेनेट पूरा लिखना पड़ेगा आपको। क्यों ना, एक फंक्शन बनाए, उस फंक्शन में फुल नेम ब्रैकेट ओपन फर्स्ट सेल रेफरेंस कॉमा सेकंड सेल रेफरेंस, एंड फुल नेम मेरे अकॉर्डिंग हो। मेरे अकॉर्डिंग में वो मींस कि अगर फुल नेम मैं चाहता हूँ लास्ट नेम पहले आए, जैसे बहुत से कंट्रीज में आता है ना लास्ट नेम पहले, सो लास्ट नेम पहले आए कॉमा सेकंड नेम आए, सो फंक्शन में डिफाइन कर दूं मैं, ठीक है। सो वी कैन क्रिएट हियर फुल नेम फंक्शन। सो फुल नेम फंक्शन में क्या होगा कि आप विजुअल बेसिक में जाओगे ना, इसी के नीचे हम लोग क्या करते हैं, एक आपको फंक्शन से करना है। एक बार एग्जांपल देना पड़ेगा ना, आप फंक्शन से करना चाहो, बहुत जगह यूज करना है, तो हर जगह अगर फ्लेक्सिबल कैसे आपको कंटिन्यूस डेटा पे काम करता है ना। अगर आपको हर वर्कशीट पे अलग अलग है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर सेकंड वर्कशीट पे, थर्ड वर्कशीट पे, तो आप क्या करोगे? फ्लेक्सिबल हर जगह रन नहीं करेगा, तो आप फंक्शन से कर सकते हो ना। फंक्शन में फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन कॉपी करके सेकंड में पेस्ट कर दोगे, थर्ड में पेस्ट कर दोगे, फोर्थ में पेस्ट कर दोगे, ठीक है। तो फ्लैश फिल आपको कंटिन्यूस डेटा में वर्क करेगा। फंक्शन में है कि डेटा अगर नॉन कंटिन्यूस भी है ना, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड फ्लैश फिल के अगर इनपुट वैल्यू चेंज करते हो तो आपको दोबारा फ्लैश फिल चलाना पड़ेगा। बट फंक्शन क्या आपका डायनेमिक होता है, ठीक है। चलो, सो वी कैन राइट हियर। अब मुझे सब नहीं चाहिए प्रोसीजर, कौन सा प्रोसीजर चाहिए मुझे? फंक्शन प्रोसीजर। सो सब की जगह पर क्या लिखोगे? फंक्शन। फंक्शन का नेम क्या मेंशन करोगे? फुल नेम। फंक्शन किस नेम से बना रहे हो आप? फुल नेम, ठीक है। फुल नेम आपसे क्या, फुल नेम फंक्शन में आप क्या क्या पैरामीटर इनपुट कराओगे, ठीक है। सो ब्रैकेट ओपन, आप वेरिएबल ले सकते हो, आप a कॉमा b भी ले सकते हो, x कॉमा y भी ले सकते हो, बट नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो यहाँ पर मैं फुल नेम में कर रहा हूँ f नेम कॉमा l नेम, एंटर। f नेम कॉमा l नेम। तो कभी भी आर्बिट्री कुछ भी x y मत लेना, प्रॉपर नेम यूज करोगे ना तो आपको कोडिंग लिखने में आसानी होगी, नॉट ओनली इन VBA, इन एनी लैंग्वेज, ठीक है। ओके, नाउ आपका आउटपुट कौन देगा? फंक्शन देगा आउटपुट, कहीं क्लिक तो नहीं करना है। सो फुल नेम इक्वल्स टू, फुल नेम आपको क्या रिवर्ट करेगा? फुल नेम जो फंक्शन यूज करोगे आप क्या रिवर्ट करेगा? f नेम, ठीक है, एंड डबल कोट्स
एंड एल नेम। यहाँ स्पेस देना मत भूलना। सॉरी, ब्रेक यहाँ पे एंटर करोगे ना, आप टाइप करना शुरू करोगे अपने आप ब्रेक आ जाएगा। इनका हो गया, एक बार ट्राई कर लेना फंक्शन। आपको मिल जाएगा ना, फुल लेंथ पर जाएगा ना आपको। फुल लेंथ फंक्शन है जो दो इनपुट ले रहा है। फुल लेंथ फंक्शन आपको इन्हीं दो पैरामीटर्स को करेगा। आप इसको ले जाओ, वापस जाओ फंक्शन, हाँ यहाँ फंक्शन यूज करो, इक्वल साइन आ रहा है, प्रेस करो और सेल रेफरेंस दे दो, और सेल रेफरेंस डालो। आगे ना, आप चाहते हो कि प्रॉपर केस में आए तो आप फंक्शन के अंदर भी ना जो वीबी करो उसके अंदर भी फंक्शन है, प्रॉपर फंक्शन, आपका फंक्शन, लोअर फंक्शन, जो आपको उसको ठीक कर देगा। जो यूजर को कुछ भी नहीं दिखा, वो सारा बैकग्राउंड में है, उसको कहीं भी ड्रैग करो, अब ड्रैग करो यूज हो जाएगा। ठीक, अब इसको दिखाता हूँ। आप चले जाओ दोबारा उसके विजुअलाइजिंग पे, अब यहाँ पर कॉमन है, आपने दिया ना स्पेस दिया ना आपने इसमें, अपना कॉमन है इसके अंदर ठीक। अब आपको जाओ इस पर, ठीक, उसके ऊपर रिफ्रेश करना, कहीं पर क्लिक करो, कहीं पर ठीक है। आपको बार बार नहीं करना होता है, आपका कंट्रोल एक जगह चला जाए, है ना। आप वहाँ से आप लास्ट टाइम पहले कर सकते हो, फर्स्ट टाइम पहले कर सकते हो। हाँ जी, फुल नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट आ रहा है, तो ड्रैग करो। सबको वर्क कर रहा है फंक्शन, फंक्शन काम कर रहा है। हाँ जी, आपका हुआ, आपने लिख लिया ना, आप यहाँ चले जाओ, यहाँ पर टाइप करो इक्वल साइन, फुल नेम क्या ना, फुल नेम फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, आ गया। ठीक है, नॉर्मल बात रहा हाँ इसमें स्पेस नहीं आ रहा, स्पेस का कुछ नहीं आ रहा, कॉन्कैटिनेट में ना उसमें स्पेस का मैनुअली देने का ऑप्शन है, उसमें बाय डिफॉल्ट स्पेस नहीं आता है। हाँ, कॉमा डबल कोट्स, डबल कोट्स, डबल कोट्स, स्पेस, डबल कोट्स, स्पेस, स्पेस उसके अंदर देना है मैनुअली, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा लास्ट में, ये तो करना पड़ रहा था ना, ठीक, एंटर करो। अब ये आप हमने इसको बैकग्राउंड में दे दिया, तो इसको ड्रैग कर बोलिए आ जाएगा ड्रैग करके, लेकिन आपको मैनुअली देना पड़ रहा है ये। अगर आपको कल को होगा नहीं मुझे वो अब ना स्पेस नहीं देना, कॉमा देना है, तो आपको सबको एडिट करना पड़ेगा। बट फंक्शन में क्या आप वीडियो में जाओगे, वो एडिट करोगे, जहाँ भी फंक्शन यूज हो रहा है वहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। हाँ जी,
बटन कैसे काम करेगा? फंक्शन बटन पे काम करता है कभी? फुल नेम फंक्शन है ना, पैरामीटर तो होगा आपको। आ गया? जो ड्रैग कर लो, ड्रैग कर लो। हाँ, रन नहीं होगा ना, आप जो फंक्शन यूज करो, फंक्शन बना लिया, सम फंक्शन कैसे यूज करते हो? सम फंक्शन कैसे यूज करते हो? टाइप करके, टाइप करो फुल नेम, आपने एक फंक्शन बना दिया ना, टाइप करो, क्लोज करो। देखो आपने यूज किया यहाँ पे, देखो अब उसमें अब जैसे इसको यूज किया था उसे फुल नेम यूज करो, फुल साइन फुल नेम, ठीक है? कॉस्ट पैरामीटर सेकंड पैरामीटर, छोटा सा फंक्शन है, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? चलो एक खुद से करके दिखाओ, अभी मेरे पास 10 मिनट का टाइम है। उसके बाद सैलरी पेड, कैलकुलेशन पता है सैलरी पेड की? अच्छा, फुल नेम कैसे यूज करेंगे मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। फुल नेम, लो सैलरी पेड वाला यहाँ पर करके दिखाओ मुझे फटाफट। चाहो तो पहले से जो किया है ना उसी को कॉपी करके फंक्शन में रैप कर दो, फंक्शन ग्रुप में उसको कर दो। सैलरी पेड, मैं सैलरी पेड लिखूं, तीनों पैरामीटर दूं, वो सैलरी पेड दिखा दे। कर सकते हो? मेथड पता है आपको, आपने कर रखा है पहले, सब प्रोसीजर में कर रखा है ना, सेम चीज को फंक्शन बना के दिखा दो मुझे। देन फिर हम लोग एआई का यूज करेंगे कि वीडियो में करेंगे कैसे एआई का यूज। अच्छा, मैंने कहा था ना सैलरी पेड का आपने ना वो बनाया, बटन के थ्रू बनाया ना, मैं सेम चीज को ना फंक्शन में करना चाहता हूँ कि फंक्शन सैलरी पेड लिखो, पैरामीटर्स दो, तीनों पैरामीटर, एंड वो बता दे सैलरी पेड कितनी करनी है, ठीक है? आपको चेंज कर, कौन सा ये फंक्शन है, ये वाला, इसको फंक्शन में कोड में लिखो। कैलकुलेशन पता है ना आपको, सैलरी कैसे निकालते हैं? अब मुझे फंक्शन में चाहिए, यहाँ पर लिखते हैं फंक्शन, ठीक है? फंक्शन लिखा ना, ठीक है? फंक्शन लिखा, क्या लिखना है? सैलरी पेड, सैलरी पेड, ठीक है? सैलरी पेड में हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें 3 वेरिएबल्स ले लेते हैं, डी कॉमा एल कॉमा डेज लीव एंड मंथ। मतलब सॉरी सैलरी है ना, एस कॉमा डी कॉमा एल, एस फॉर सैलरी, डी फॉर डेज, एल फॉर लीव, ले लिया मैंने। अब बताओ सैलरी पेड में क्या क्या करोगे आप? सैलरी पेड का कैलकुलेशन कैसे होगा? आप तीनों वेरिएबल्स है ना आपके पास, है ना? एस का मतलब क्या हो गया? सैलरी, डी का मतलब क्या होगा? डेज, लीव का मतलब क्या हो गया? एल, हो गया? जो कैलकुलेशन आप लोग करते हैं ना, तीन एस डी एल करोगे, यस? सैलरी, डेज इन मंथ एंड लीव, सैलरी तो सैलरी स्टार्टिंग करोगे, उसको इस तरह कर लो, मैं दिखा देता हूँ, आप लोग उसको जरूर करना। लेकिन मैं यहाँ पे ना देखो फंक्शन क्या किया मैंने, सैलरी पेड में मैंने कर देता हूँ एस फॉर सैलरी, डी फॉर डेज इन मंथ, एल फॉर लीव, ठीक है? इजी रहेगा, सिंगल स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगी। सो अब आपका आउटपुट कौन देगा? सैलरी पेड फंक्शन देगा आउटपुट। सो सैलरी पेड इक्वल्स टू क्या होगा? एस डिवाइड बाई डी मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन डी माइनस एल। ये लो, यूज करके देखना। किसी का हुआ कंप्लीट? हो गया ना? अब तो यूज करो सैलरी पेड,
दिख रही है यहाँ पे क्या कैलकुलेशन हुई, ये दिख रही है ना, ठीक है। हाँ जी, समझ में आया दोनों डिफरेंस, ठीक है। आप कितना भी कॉम्प्लेक्स कर सकते हो उसमें। एंड आप फंक्शन के अंदर ना, फंक्शन क्या है, मैंने पहले बताया कि लैंग्वेज बहुत ही आपका कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है सीखने के लिए, जितना लेवल को। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि मुझे डेसिमल कंट्रोल करना है, 2 to डेसिमल, तो आप इसमें राउंड फंक्शन में लगा सकते हो इसी के अंदर। उसके बाद अगर आपका कुछ इनपुट में रॉन्ग होता है तो एक मैसेज आ जाए, है ना, तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। चलो एक हम AI के थ्रू करके देखते हैं एक बार। हो गया सबका, कंप्लीट हो गया? अभी मेरे पास डेटा है VBA थ्रू AI, है ना। अब इस डेटा में देखो, देख लो, इस डेटा में ना, इस डेटा में मेरा टास्क क्या है कि जहाँ भी स्टेट नेम चेंज हो रहा है, जहाँ भी स्टेट नेम चेंज है, मुझे एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है कलरफुल, ठीक है। एंड रिपोर्टिंग में ये कॉमन टास्क ऑफिस में जहाँ भी रिपोर्ट्स बनते हैं। तो एक तो मेथड ये होता है कि यहाँ पे आप जाओगे, इंसर्ट करोगे, एरिजोना जहाँ पे एंड हो रहा है, इंसर्ट करोगे कुछ इस तरह, है ना, कुछ इस तरह इंसर्ट करोगे, ठीक है। एंड देन इस कलर को फिल करोगे यहाँ पे। रिपीटिव टास्क है ये, ठीक है। क्यों ना एक मैक्रो बनाए हम, अरे मैक्रो को बता दें हम लोग कि मेरा डेटा रेंज क्या है, ठीक है, एंड वो कोड जनरेट कर दे मेरे लिए। चलो स्टार्ट करते हैं, आप लोग बताना मुझे कि क्या क्या चीज़ें हैं। सो मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ राइट और VBA कोड टू insert blank row after each change in row A है ना,
आफ्टर ईच चेंज रो ए, ठीक है। डेटा रेंज क्या है हमारा, बताना। डेटा रेंज क्या है, A1 से लेकर कहां तक है, हाँ 8 कौन सा कॉलम कौन सा है, नहीं लास्ट कॉलम के 254 ना, 254, ठीक है। डेटा रेंज ऑल्सो हाईलाइट अ फिल ग्रे कलर इन इंसर्टेड रो, ठीक है। मैंने कोड लिख दिया यहाँ पे, राइट ए VBA कोड टू इंसर्ट ब्लैंक रो आफ्टर ईच चेंज इन रो ए, डेटा रेंज इज A1 से लेकर के, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लेते, सॉरी इसको इंसर्ट कर देता हूँ, ये जनरेट कर रहा है। अब इसको कहाँ पे करना है, ये आ गया मेरा कोड, ठीक है। ये कोड आ गया। कोड के एक बार पढ़ना चाहो पढ़ो। डिम जो होता है ना, DIM जो होता है ना, आप लोगों ने अभी कैलकुलेटर बनाया था तो लिखा था ना सैलरी पेड इक्वल्स टू रेंज 1, है ना, तो वेरिएबल्स डिफाइन किया ना। तो डिम क्या होता है ना, डिम वेरिएबल्स डिफाइन करने के लिए होता है। को वर्कशीट को कॉल करना है ना मुझे, तो मुझे बार बार वर्कशीट ना लिखना पड़े, तो WS एज ए वर्कशीट। डिम आई एज लॉन्ग, मतलब डेटा टाइप बताया कि लॉन्ग डेटा टाइप है मेरा। डिम लास्ट रो एज लॉन्ग, डिम RNG एज रेंज, जहां पे रेंज लिखूंगा ना वहां पर कॉल करूंगा RNG से। तो इसने ऑटोमेटेड आपका स्क्रिप्ट दे दिया। इसको कॉपी कर लेते हैं अपन, कॉपी करके अब हम वापस जाते हैं एक्सेल पे, ठीक है। एंड इसके कोड में हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट में, Ctrl+V, ठीक है। कर लिया इंसर्ट। अब हम इसको रन कर लेते हैं। अब देखो इसमें गलती क्या किया हमने। अब ये बाय डिफॉल्ट मैंने बताया नहीं था इसको कि कौन से वर्कशीट में करना है, ठीक है। कोड में चेंज करते हैं हम लोग। सो कोड में चेंज करके यहाँ पे लिख देते हैं, इसी कोड में हमको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+V, इंसर्ट ब्लैंक रो आफ्टर ईच चेंज इन रो इन एक्टिव वर्कशीट, ठीक है, वर्कशीट, ठीक है। ये सारा यूट्यूब पर देख लेना, ठीक है। अब ये कोड फिर से चेंज किया। अब यहाँ पर इसने देखो यहाँ पर कर दिया सेट WHO एक्टिव वर्कशीट, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, वापस जाते हैं, ठीक है। ये मेरा ये है, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर मैक्रोज पे एंड यहाँ पे कर देता हूँ ये वाला रन, ठीक है। आपका ये कंप्लीट हो गया टास्क। अब आप लोग किसी भी वर्कशीट को ऑटोमेट कर सकते हो। कोड निकालो, पेस्ट कहाँ करना है, मॉड्यूल में, कोई भी नया मॉड्यूल बना देना। चेंजेस क्या करना होगा, उसको बताना होगा कौन सा वर्कशीट। अगर वर्कशीट प्रॉपर आप नेम मेंशन करना चाहते हो, नेम मेंशन कर देना। अगर चाहते हो कि जितने भी वर्कशीट है हमारे वर्कबुक में सबको ऑटोमेट कर दो, तो कोड में लिख देना रन दिस कोड फॉर ईच वर्कशीट इन एक्टिव वर्कबुक, ठीक है। उसके थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं सिखाया, बस आपको कोडिंग यूज करना बताया मैंने, ठीक है। एडिट भी कर सकते हो। कॉमन प्रॉब्लम क्या आती है लैंग्वेज में, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस रीजन से आती है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा एरर का चांस क्यों होता है, टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। 99% केसेस में टाइपिंग मिस्टेक बहुत बार हम रीड नहीं कर सकते हैं। लाइक कुछ कॉमन चीज़ें लाइक L और I सिमिलर होता है, O and 0 सिमिलर होता है, तो यही रीजन होता है मैक्सिमम, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको। एंड अभी AI कंप्लीट नहीं हुआ, पावर BI में भी थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा मैं। इसको रिकॉर्डिंग स्टॉप कर